स्टार्ट। हाँ जी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं वापस से एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। सिंपली हमें रेड हैट जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है? जो कि बिल्कुल भी डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट? इस पे हम न्यू वर्चुअल मशीन पे करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी रेड हैट की आईएसओ है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलर डिस्क इमेज का ऑप्शन हमेशा हम चूज़ करते हैं और आईएसओ फाइल चूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक आईएसओ फाइल है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेड हैट की आईएसओ फाइल है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 664 बिट डिटेक्टेड, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल यूज इजी इंस्टॉल। अब इजी इंस्टॉल का मतलब क्या हो जाता है VMware के केस में कि ये बहुत ही सिंपली, मतलब बहुत ही फास्ट इंस्टॉलेशन करेगा। एंड आपको कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं इंस्टॉलेशन का पार्ट, ठीक है? हमें थोड़ा समझना है इंस्टॉलेशन का पार्ट, तभी तो हम इसको इंस्टॉलेशन को भी देख रहे हैं, राइट? देखो, हालांकि ये चीज़ें जो है ना, ये हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकते हैं, बट हम इसमें थोड़ा समझेंगे। तो इसके लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ठीक है? मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे लिनक्स में कौन सा लिनक्स है, तो मैं यू चूज़ करता हूँ रेड हैट 664 बिट, ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? ये सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करते हैं। हार्ड डिस्क कितनी देनी है टोटल आपको, तो मैं टोटल इसको 50 GB का हार्ड डिस्क दे देता हूँ। 50 GB दूँ या कम ही दे देता हूँ? 50 GB की ज़रूरत है नहीं, वैसे मेरे पास कितनी स्पेस है देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 138 GB काफ़ी है वैसे तो। तो चलो 40 GB दे देते हैं इसको, 40 GB दे देते हैं, ठीक है? 40 GB का हमने डिस्क स्पेस दे दिया। रैम जो है हमने 2 GB यहाँ दिया है, 2 GB रैम की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं वैसे रेड हैट के लिए, 1 GB वुड बी सफिशिएंट, 1 GB का रैम सफिशिएंट है इसके लिए, तो मैं 1 GB देता हूँ। और यहाँ पे नेटवर्क जो है वो मैं ब्रिज कर देता हूँ, ओके? दैट्स इट, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, फिनिश कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब गाइज यहाँ पे क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी तक इसमें डाला नहीं है, क्योंकि हमने आईएसओ सेलेक्ट किया नहीं था। आईएसओ हमने जब बोला था कि आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन पे भी जाके आप कर सकते हैं वैसे, ठीक है? हार्ड डिस्क पे आप आएंगे यहाँ पे इस तरह से, नहीं सॉरी, सीडी और साटा डिवाइसेस जो आपको सिलेक्ट करना है, तो आप इस पे जाएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे यूज आईएसओ इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, एंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी आईएसओ फाइल है, ठीक है? तो मेरी आईएसओ फाइल है रेड हैट वाली, तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये यहाँ पे आ चुका है। दैट्स इट, सफिशिएंट, ओके कर देंगे, हो गया। अब इसको हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद ये उस आईएसओ को डिटेक्ट करेगा एंड कुछ इस तरीके से आपके पास इंस्टॉलेशन की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन है सिंपली इंस्टॉल और अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो ऑब्वियसली मुझे वही करना है, तो मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं, मीडिया टेस्टिंग हमें नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की स्क्रीन है, आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 का दिख रहा होगा। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस ही हमें लेने हैं, ठीक है ना? मतलब जो भी बेसिक स्टोरेज डिवाइसेस है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कुछ आ रहा है यहाँ पे कि एरर प्रोसेसिंग ड्राइव एंड ऑल, तो यहाँ पे री इनिशियलाइजिंग के लिए तो री इनिशियलाइज कर दीजिएगा सब कुछ, जो है वो रीसेट होके आपका स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक तरह से वही आप अभी के लिए समझ लीजिए। यहाँ पे होस्ट नेम है, आप कुछ भी होस्ट नेम दे सकते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको गाइज एरिया चूज़ करना है, जो भी एरिया आपका है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोलकाता एशिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो टाइम जोन है हमारा। यहाँ पासवर्ड दे दीजिएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट पासवर्ड बना के देगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप रूट का पासवर्ड आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट कर दीजिएगा, यस, वीक पासवर्ड हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? यूज ऑल स्पेस, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम, श्रिंक करेंट सिस्टम, यूज फ्री स्पेस, क्रिएट कस्टम लेआउट, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारे स्पेस को यूज़ करना हो तो, या कोई करेंटली लिनक्स है सिस्टम में उसको रिप्लेस करना हो तो, या श्रिंक करना हो तो, या स्पेस जो फ्री है उसी को सिर्फ यूज़ करना है, या तो कस्टम लेआउट सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली क्या है ना, हम यहाँ पे यूज ऑल स्पेस करके चलते हैं। जनरली अगर हम करें तो यूज ऑल स्पेस करके आगे बढ़ोगे, या ऑटोमेटिकली पार्टीशन रोटेशन क्रिएट करके सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। बट यहाँ पे हमें कस्टम पार्टीशन करने हैं,
तो कस्टम पार्टीशन का एक थोड़ा सा झलक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर में, इसलिए मैंने ये वाली जो मेथड है आपको बोला कि इजी इंस्टॉल से बढ़िया है ये वाला मेथड आपको बताया जाए, ताकि आपका वो भी क्लियर होगा। कस्टम लेआउट पे क्लिक कीजिएगा, उसका नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये कितनी जीबी स्पेस फ्री है, ठीक है, कितनी जीबी स्पेस फ्री है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4954 करके समथिंग, ठीक है, मतलब इतना ऑलमोस्ट 40 जीबी ही हो गया ये। अब आपको ये जो एक्स्ट्रा साइज आपको लग रहा होगा कि एक्स्ट्रा साइज है कुछ ऐसा है, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन। लिनक्स में थोड़ा सा केबी और केआईबी का, जीबी जीआईबी, इन सब का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फिलहाल के लिए हम इसको एक, आपने अभी तक जो पढ़ा होगा 1 MB में 1024 KB होते हैं, तो लिनक्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कंसेप्ट, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। फिलहाल के लिए हमारे पास फ्री स्पेस है इतना टोटल। तो अब हमें क्या है ना, कस्टम पार्टीशंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब कस्टम पार्टीशन क्रिएट करने में क्या क्या हमें समझना है कि देखो, कस्टम पार्टीशन क्रिएट करना है अगर लिनक्स के अंदर में, तो कुछ कुछ मतलब ज़रूरी पार्टीशंस हैं, ठीक है, उनको क्रिएट कर सकते हो और तुम्हारा काम हो जाएगा। या तो जितने भी पार्टीशंस तुम्हें लग रहा है यू कैन क्रिएट, वो सारे कर लो, तब भी काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने ये फ्री स्पेस को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कस्टम पार्टीशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इज कि यहाँ पे कस्टम पार्टीशन में आ रहा है एक स्टैंडर्ड पार्टीशन, एक रेड पार्टीशन, एलवीएम फिजिकल वॉल्यूम। तो फिलहाल के लिए हमें ये रेड एलवीएम जो है ये सबको नहीं छेड़ना है, इन सब में हमें नहीं जाना, हमें एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्टीशन चाहिए जो नॉर्मली आप लिनक्स के अंदर बनाते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्टीशन करके क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आएगा कि कौन सा पार्टीशन आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला पार्टीशन जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो हम क्रिएट करेंगे स्लैश का। स्लैश जहाँ पे आपका सब कुछ होगा, ए टू जेड, जो आपका ए टू जेड जो फाइल सिस्टम है, तो ए टू जेड जो चीज़ें आपकी होल्ड करेगा वो सारा सारा कुछ जिसके अंदर होगा वो वाला पार्टीशन हम क्रिएट करेंगे स्लैश। फाइल सिस्टम हम ext4 ही रखेंगे, ठीक है, फाइल सिस्टम वी विल बी यूजिंग ext4 ही। एंड यहाँ पे है साइज। अब है गाइस यहाँ पे साइज, साइज क्या देंगे, तो ये वही साइज है जो आपके स्लैश के अंदर, स्लैश की पार्टीशन की साइज होगी, यानी कि पूरी चीजें जिसके अंदर है वो साइज है ये। तो इसको आप मैक्सिमम साइज देने की कोशिश कीजिएगा, बेटर रहेगा। जैसे मेरे पास 40 GB की है, तो मैं इसको चाहूंगा, इसको मैं 20 GB दे सकता हूँ या 25 GB दे सकता हूँ, 25 GB के आसपास भी दे सकता हूँ मैं। बाकी मैं 2 GB उधर दे दूंगा तो 27 हो जाएगा, और ये 30, हाँ। मैं इसको 25 GB देता हूँ, 25,000 MB के आसपास का इसको लेके चलो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। 25,000 MB के आसपास हमने कर दिया, एंड यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये बन गया 25,000 MB का। ये देखो यहाँ पे 25,000 MB मतलब 25 GB का यहाँ पे जो है आपका वो बन गया है। नाउ नेक्स्ट इज कि आपके पास अब फ्री स्पेस कितना बचा, कितना हमारे पास, देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है 15,959 MB ऐसे करके। तो अब नेक्स्ट है कि फ्री स्पेस कितना बचा, ठीक है। अब फ्री स्पेस के लिए अब यहाँ पे हमारे पास 15,900 कुछ ऐसे 16 GB के आसपास, या 15 GB मान लो, 15 GB 40 GB में 15 GB कुछ बच गया है ना। तो फ्री स्पेस बचा है। अब फ्री स्पेस में और भी पार्टीशन हमें क्रिएट करने हैं, तो हमने फ्री पे क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाया, स्टैंडर्ड पार्टीशन ही क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्टीशन क्या बनेगा, तो स्लैश पार्टीशन के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो जरूरी पार्टीशन होता है गाइस, वो है हमारा बूट पार्टीशन, ठीक है। स्लैश के बाद हमें बनाना है बूट पार्टीशन। बूट BXT4 रखेंगे। अब बूट पार्टीशन को तुम क्या है ना, ये सिर्फ बूटिंग बूटिंग पार्टीशन है ओनली, तो इसको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं, 100-200 MB दे दिए काफी है। हम इसको 200 MB दे देते हैं, बस सिंपल बहुत है 200 MB के लिए, ओके कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारा एक बूट पार्टीशन क्रिएट हो गया। उसके बाद फ्री स्पेस इतना बचा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्टीशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो अब कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना है हमें, तो इसके बाद हमारा एक और पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्वैप पार्टीशन, ठीक है। तो इसमें आपको ना माउंट पॉइंट आपको में कहीं कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें पार्टीशन जो क्रिएट करना है ना वो स्वैप पार्टीशन, वो एक फाइल सिस्टम होता है। स्वैप पार्टीशन जो होता है वो फाइल सिस्टम होता है जिसको माउंट करने की आपकी बेसिकली जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नॉर्मली अगर देखें तो स्वैप यू डोंट नीड टू माउंट, स्टिल वो माउंट होता है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, बट अभी फिलहाल के लिए क्या है, अगर आप स्वैप करते हैं तो माउंट पॉइंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल अभी के लिए दिखाएगा, ठीक है।
टेक्निकल टर्म में बाद में समझेंगे कि क्या कैसे ये माउंट होता है या किस तरीके से ये काम करता है, या माउंट होता भी है कि नहीं होता है, वो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा स्वैप के पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम स्वैप पार्टीशन बनाते हैं बेसिकली, एंड जनरली इट्स गुड कि जितना रैम आपने एक्चुअल रैम दिया हुआ है, फिजिकल रैम या हाँ या VMware के केस में वर्चुअल रैम बोलो, तो उसका डबल इसका साइज रखे तो ज़्यादा बेटर मेरे ख्याल से होता है। ठीक है, तो जैसे आपने पार्टीशन 1024 MB दिया, 1 GB हमने रैम दिया था, तो इसको 2048 MB कर देते हैं, 2 GB का स्वैप पार्टीशन। ठीक है, 2 GB हमने स्वैप पार्टीशन दे दिया। ठीक है, दैट्स इट, इतना हो गया। अब गाइज इतना होने के बाद ये जो जरूरी के पार्टीशंस थे आपके, वो सारे पार्टीशंस क्रिएट हो चुके हैं। अगर अब आप चाहें तो आप और भी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप होम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, टेम्प पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, यूएसआर कर सकते हैं, वैर कर सकते हैं, यूएसआर लोकल कर सकते हैं, ऑप पार्टीशन कर सकते हैं। सारे पार्टीशन आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको होम करना है तो होम पार्टीशन कर दीजिए, इसका साइज ऑलमोस्ट 1 GB 1.5 GB जो भी देना है आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें यू कैन डू द पार्टीशंस। ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी। आपका मेन पार्टीशन जितना भी था स्लैश का, बूट का एंड आपका स्वैप का, ये मेन पार्टीशंस जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस हो गया। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली इसको नेक्स्ट कर देना है। ये फ्री पार्टीशन जो है ना, इसको हम रहने देते हैं। इसलिए रहने देते हैं कि इसका हम यूज बाद में करेंगे, जब पार्टीशनिंग को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे और भी ज्यादा। ठीक है, तब हम इसका यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा होगा, द फॉलोइंग प्री एग्जिस्टिंग डिवाइसेज हैव बीन सिलेक्टेड टू फॉर्मेटेड डिस्ट्रॉइंग ऑल डेटा। तो ठीक है, /dev/sda। अब देखो यहाँ पे SDA क्यों है, ये /dev/sda आपकी हार्ड डिस्क हो गई। SDA का मतलब किसी को पता है क्या होता है? SDA का मतलब, SDA क्या होता है पता है एनीवन? एनीवन, SDA का मतलब बताइए। लिनक्स वाले स्पेशली बताइए। कोई कुछ नहीं बोल रहा। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, आवाज तो जा रही है शायद। अरे मेरी ऑडियो आ रही है, हाँ। तो SDA के बारे में नहीं पता आप लोगों को, जिनको लिनक्स पहले से पता है? बहुत लोगों को पता है लिनक्स का, तो पहले से मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं। देखो सिंपली एसडीए क्या होता है ना, देखो एसडीए क्या होता है गाइज, एसडीए एक डिवाइस है, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर, लिनक्स सिस्टम के अंदर। बट लिनक्स में एसडीए क्या होता है ना, एस का मतलब सिंपली एक स्कजी डिवाइस को बोलते हैं। ठीक है, एस को हम स्कजी या साटा डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, एसडी जो होता है आपका, वो स्कजी डिवाइस या फिर साटा डिवाइस के लिए प्रोनाउंस किया जाता है। और ए जो होता है वो पहला डिवाइस होता है, बी दूसरा डिवाइस, सी तीसरा डिवाइस। यानी अगर आप कोई दूसरा डिवाइस, दूसरा हार्ड हार्ड ड्राइव या दूसरा आप कोई डिवाइस लगाते हो ना, स्टोरेज डिवाइस मान लो, तो वो एस डी बी आएगा। जैसे आप कोई पेन ड्राइव लगाते हो तो मोस्टली एस डी बी आएगा, फिर तीसरा लगाते हो एस डी सी आएगा। तो इसको स्कजी डिवाइसेस बोलते हैं बेसिकली। हम जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं या फिर हम मेमोरी कार्ड वगैरह यूज करते हैं, ये सब क्या है, स्कजी डिवाइसेस होते हैं। लिनक्स के टर्म में इसको स्कजी बोलते हैं। ठीक है, स्कजी वगैरह के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा रोल है स्कजी डिवाइसेस का। मतलब स्कजी क्या, यही है, मतलब अच्छा खासा नाम यूज होता है उस टाइम पे। तो फिलहाल के लिए हम अपने स्कजी डिवाइस को, यानी कि हमने साटा डिवाइस को फॉर्मेट करने वाले हैं। तो यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक कर देते हैं, राइट चेंजेस टू डिस्क, हमने सब कुछ कर दिया है, तो राइट चेंजेस टू डिस्क कर दीजिए। यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग शुरू कर देगा, पार्टीशंस क्रिएट कर देगा जो भी सॉरी यहाँ पे ये हो चुका। अब यहाँ पे ये आ रहा है इंस्टॉल बूट लोडर इतना, और ये आ रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स SDA2। SDA2 पे इसने क्या किया, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को इंस्टॉल किया। SDA2 पे हमारा फाइल सिस्टम बन के रेडी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आ रहा है ना कि देखो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन बेसिक सर्वर इनका यहाँ पे दे रखा है। बट हमें ना क्या है, कमांड लाइन नहीं चाहिए ओनली, हमें ग्राफिकल भी चाहिए। तो आपको इसके लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये सब करोगे। कमांड लाइन इंटरफेस मोस्टली आपको मिलने वाला है, तो उसमें हमें काम कुछ करना नहीं है। हमें डेस्कटॉप चाहिए जिसमें GUI भी मिले। और फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर रेपोजिटरी की बात करें
तो हम नॉर्मल रेड हैट का जो ऑफिशियल रेपोजिटरी है हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। बाकी चीज़ें हम रेपोजिटरी यूज़ नहीं करने वाले हैं अभी फिलहाल के लिए। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। कोई एडिशनल पैकेज डालना चाहते हो तो ऐड एडिशनल पैकेज पे जाके आप यहाँ पर रेपोजिटरी नेम वगैरह डाल के यहाँ पे आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये डिपेंडेंसीज वगैरह चेक करेगा एंड आगे प्रोसीड करेगा एंड इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से, फास्ट होगा ये, आई थिंक सो। तब तक आप लोग का जिनका भी नहीं हुआ था डाउनलोड, वो प्लीज़ डाउनलोड अगर हो गया हो तो आप ये वाला काम शुरू कर दीजिए फटाफट, जैसे मैंने बोला था। इस स्क्रीन तक लेके आइए, साथ में कीजिए, बेटर रहेगा। रीइनिशियलाइज ऑल, रीइनिशियलाइज ऑल कर दो रितेश।
ओके, तो यहाँ सब कुछ हो गया है एंड यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपली आपको रिबूट पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ठीक है, नाउ जस्ट वेट। अब यहाँ पे एक छोटा सा वैसे ही वेलकम मैसेज है, इसको फॉरवर्ड कीजिए, एग्री कीजिए, यहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए, यहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए। यहाँ आपसे एक यूज़र क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, कोई सा भी यूज़र आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यूज़र नेम दिया, नेविगेटर, पासवर्ड दे सकते हैं आप कुछ भी, यहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। यस, डेट एंड टाइम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आई थिंक हमारा जो टाइम जोन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग का इशू है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप अपना जैसा टाइमिंग है जिस हिसाब से वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका अगर वैसे टाइम का देखा जाए तो 6 हो रहा है, तो इसको हम 18 कर देते हैं। यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, इग्नोर मारिएगा के डम्प वाली एरर को। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ अदर पे क्लिक कीजिए। यूजर नेम में आपको रूट देना है एंड पासवर्ड जो आपको तो पता ही है, आपने खुद सेट किया हुआ है। तो आप अपना यूजर नेम, रूट एंड पासवर्ड जो है वो पासवर्ड दे के एंड इसको लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ओके, लॉगिन हो गया। छोटा सा स्क्रीन आ रहा है, यहाँ पे मैं फिनिश इंस्टॉलिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ओके, बहुत छोटा स्क्रीन आ रहा है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे वीएम पे जाके इंस्टॉल VMware टूल्स जो है ना, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, कहाँ गया? ओके, ठीक है, इसको पहले तो एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ डेस्कटॉप एक्सट्रैक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे ये पर्ल की फाइल है एक, vmware install.pl वाली, इसको ओपन कर देते हैं टर्मिनल। एंड यहाँ हम देख लेते हैं, पर्ल की फाइल है, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं सिंपली, ./vmware। ओके, ये जो है ना, ये आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, किस डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है ना, डिफॉल्ट तो आप जब एंटर करेंगे तो डिफॉल्ट जो इसने डायरेक्टरी दी है ना, यूएसआर बिन, वो डिफॉल्ट वहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर कौन सी डायरेक्टरी में सारे डायरेक्टरी कंटेन करेगा, तो etc/rc.d, तो ठीक है, उसमें हम करेंगे। फिर rc.d के अंदर init.d में सारे init स्क्रिप्ट को हैंडल करेगा। तो ये सब इसका जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू आप एंटर मारते जाइएगा, ये अपना डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसी में सारा कुछ दे के रखा हुआ है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट है, तो आप एंटर मारते जाइएगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है ऑलरेडी चलता जाएगा। ठीक है, यस, यस, यस। ठीक है, आपका हो चुका है, इंस्टॉलेशन इज डन। ठीक है, हमारा हो चुका है। यहाँ पे एक सिंपल सा रिबूट कर लीजिएगा। ठीक है, रिबूट करने के बहुत तरीके हैं, इनिट से कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, शटडाउन कमांड का यूज कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू रिबूट। मैंने सिंपली रिबूट कर दिया यहाँ पे। ओके,
चलो रूट से लॉगिन कर लेते हैं। चलो हो गया काम। चलो तो वर्क हैज़ बीन डन नाउ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करना होगा आपको, तो फुल स्क्रीन ऐसे कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको इतना ही स्क्रीन आ रहा है जो आपके आपके सामने। थोड़ा सा इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा करने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या फिर इसका डायमेंशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम नेटवर्क के अंदर हम आते हैं। नेटवर्क के अंदर आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे ETA0 आपका सिस्टम का नेटवर्क है। आप इससे क्लिक करके कनेक्ट हो जाइए। आपका नेट कनेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ जी। उसके बाद आप टर्मिनल में आएंगे, पिंग करेंगे। तो आपका google.com पिंग होके आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपका नेट जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। राइट, मुझे ये बताइए इतने तक किसका किसका हो चुका है, बता दीजिए जल्दी से। कहाँ गया? नहीं नहीं, स्ट्रेच से भी हो जाएगा मोहित, स्ट्रेच से भी नॉर्मली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बस यश का हुआ, और किसी का? कोई और कर ही नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। डिस्क पार्टीशन पर अटक गया, अटक कैसे जाएगा यार? पार्टीशन तो आराम से हो जाना चाहिए, वर्चुअल में कर रहे हो तो। हो रहा है, करो फटाफट। अरे एक एक हार्दिक, एक सिंपल पहले तो स्लैश पार्टीशन बनाओ। ठीक है, स्लैश पार्टीशन बनाओ, माउंट मतलब वही स्लैश ext4 वाला माउंट पॉइंट स्लैश होगा ext4। उसको तो मैक्सिमम स्पेस दो, मैक्सिमम स्पेस जितना तुम्हें सिस्टम का स्पेस चाहिए बेसिकली, क्योंकि स्लैश के अंदर ही सारा कुछ है ना। तो 20-25 GB दे दो, यानी 25 GB दोगे तो 25,000 MB के अप्रॉक्स कर दो वहाँ पे। उसके बाद स्लैश बूट पार्टीशन बनाओ। बूट को 100 से 200 MB काफ़ी है, 200 MB भी दे दो काफ़ी है ना, क्योंकि MB में ही है तो 200 कर दो वहाँ पे। स्वैप पार्टीशन बनाओ। फिलहाल स्वैप के लिए तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी माउंट करने की। स्वैप करो, स्वैप को रैम से डबल ऑलमोस्ट। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि रैम जो आपने वर्चुअल रैम दिया हुआ असाइन किया है, जैसे मैंने 1 GB दिया है, तो स्वैप पार्टीशन को 2 GB के अप्रॉक्स रखो। ठीक है, 2048 MB कर दो। तो 3 मेन पार्टीशंस हैं, बाकी होम पार्टीशन, टेम्प, वैर, ऑप, ये सब बना सकते हो, बट ऐसी मैंडेटरी नहीं है आपको अभी बनाना। ठीक है। तो बस ये 3 पार्टीशन बनाओ, आगे नेक्स्ट करो, सिंपल। नहीं नहीं, स्लैश इज इक्वल टू रूट कहाँ से होता है मोहित? ये तुम ये कहाँ से पता चलता है हमें कि स्लैश, ये कहाँ से किसने बताया तुमको कि स्लैश इज इक्वल टू रूट होता है? बिल्कुल गलत जानकारी। स्लैश इज इक्वल टू रूट तो कभी नहीं होता है। हाँ तो स्लैश रूट, रूट एक्सेस यार, स्लैश के अंदर तो सब कुछ है भाई, स्लैश के अंदर तो सारा चीज पूरा लिनक्स ही है, स्लैश के अंदर तो रूट तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन स्लैश इज इक्वल टू रूट थोड़ी ना हो जाएगा। स्लैश इज डिफरेंट, रूट इज डिफरेंट। स्लैश के अंदर तो पूरा लिनक्स ही स्लैश के अंदर है। स्लैश के अंदर तो सारा पार्टीशन है, सारा कुछ है। तो रूट एक अलग फाइल सिस्टम, मतलब रूट एक अलग पार्टीशन हो गया, स्लैश एक अलग पार्टीशन हो गई, है ना। सब अलग है, बट स्लैश के अंदर यू कैन से कि हाँ स्लैश के अंदर रूट है, रूट काम करता है ना। फिर उसके अंदर जो भी करो उसके अंदर, ठीक है ना। गॉट इट। हाँ, उसको जो भी करो उसको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सर जी, होस्ट के में हम लॉजिकल वॉल्यूम क्यों यूज करते हैं, मतलब होस्ट में क्यों, मतलब होस्ट में ही ओनली करते हैं ओनली? ये तो मतलब सिंपली यार कि एलवीएम का मतलब एक वर्चुअल स्टोरेज होता है, बस सिंपल सी बात है। तो हम होस्ट में ही करते हैं, ऐसा कहाँ पे कंसेप्ट है कि सिर्फ होस्ट में ही करते हैं?
सिर्फ एक वर्चुअल वर्चुअल वर नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक वर्चुअल स्टोरेज जहाँ भी तुम बनाते हो। बेसिकली जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हो, जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, ठीक है? स्पेशली अगर आप रेड हैट की बात करें और उसको अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट करते हैं मेनली, तो आप एलवीएम का वहाँ पे जिक्र बार-बार करते हैं। एलवीएम की जिक्र वहाँ पे बहुत बार होती है, ठीक है? तो एलवीएम जो कि लॉजिक वॉल्यूम मैनेजर, यू कैन से लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर करके आप बोलो, ठीक है? तो सिंपली वर्चुअल स्पेस में आपको अगर स्टोरेज, कोई भी तरह का स्टोरेज क्रिएट करना है, किसी भी तरह का एक वो क्रिएट करना है, डिस्क क्रिएट करना है, उसके लिए आप यूज़ करोगे सिंपल एलवीएम वाला सर। ज़्यादातर होस्ट में ही यूज़ करते हुए देखा है सर। अरे तो हाँ, देखा है होस्ट में। कौन से होस्ट में देखा है ये बताओ, मतलब किस होस्ट की बात कर रहे हो, थोड़ा क्लियर करो ना। कौन से होस्ट की बात कर रहे हो, किस होस्ट की, ये बताओ। मैं किस टाइप के होस्ट की बात कर रहे हो, पहले ये बताओ। मतलब हाँ, कौन से प्राइमरी ओएस, जैसे मान लो कि विंडोज़ है, उस पे उसकी बात कर रहे हो, या रेड हैट है उसकी बात कर रहे हो, या काली है उसकी बात कर रहे हो, डेबियन की बात कर रहे हो? डेबियन? हाँ, काली है, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद? एक बार और चलो, माइक्रोफ़ोन ऑन किया तुम्हारा, बोलो, बोलो। हाँ, बोलो। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, 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 हुँ। देखो हाँ, देखो, मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़ा-सा समझाता हूँ इसको। देखो, एलवीएम क्या होता है, अभी तो हालाँकि ये कांसेप्ट नहीं था, बट स्टिल पूछा तो इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हैं। बाकी जिनको ना समझ में आए वो बाद में देख लेना। जब अपन एलवीएम को भी पढ़ेंगे, एलवीएम एक्चुअली एलवीएम क्रिएट भी हम करेंगे, ठीक है ना? सिंपल एलवीएम का एक ही कंसेप्ट होता है कि किसी भी तरह का वर्चुअल पार्टीशन, वर्चुअल स्टोरेज मैनेजमेंट हमें बनाना हो तो उसके लिए हम एलवीएम यूज करते हैं। बट जैसा कि ये बोल रहा है मोहित कि हम फिजिकल, मतलब हम उसको होस्ट पे, बेसिकली फिजिकल नहीं बोलेंगे, होस्ट पे यूज करते हैं। सिंपल अगर लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने हैं तुमको, सेम फिजिकल तुम्हारे डिस्क का, जैसे तुम्हारे पास फिजिकल डिस्क है, ठीक है? फिजिकल डिस्क कहाँ से आएगा? फिजिकल डिस्क किसके पास होता है, ये बताओ। बताओ, तुम ही लोग बताओ। फिर तुम ही लोग उसे समझा देते हैं। फिजिकल डिस्क किसके पास होता है, बताइए आप लोग, कोई भी बताइए, ये तो सबके लिए क्वेश्चन है। फिजिकल डिस्क किसके पास होता है? होस्ट ओएस के पास होता है, तो बोलो ना यार। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, है ना? फिजिकल डिस्क होता है होस्ट ओएस के पास। अरे यार, कहाँ से कर्नल तुम लेकर आए मोहित? तुम करना, मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिकल डिस्क किसके पास होता है? कौन यूज करता है फिजिकल डिस्क को? ओएस यूज करता है ना यार, होस्ट ओएस यूज करेगा। तुम ये कर्नल वर्नल मत घुसाओ, लोग कंफ्यूज करेंगे, ठीक है? कर्नल की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, कर्नल का कोई रोल अभी नहीं है फिलहाल के लिए। ऐसे तो फिर पूरा तुम कर्नल उठाओ, फिर तुम पूरा का पूरा हाइपरवाइजर ले लो, तुम पूरा का पूरा सिस्टम वो ले लो, तुम ऐसे वो नहीं ना, वो नहीं करना हमें। हमें अभी जानना है कि सबसे पहले फिजिकल डिस्क ओएस यूज करता है। अब मुझे ये बताओ, एक वर्चुअल मशीन के लिए, या फिर जैसे तुम काली में ही कोई वर्चुअल मशीन यूज करो, उसके लिए फिजिकल डिस्क कौन सा होगा? कोई वर्चुअल मशीन, मतलब होस्ट तुम्हारा काली ही है, या फिर मेरे विंडोज में मैं लिनक्स चला रहा हूं, ठीक है? तो मेरे लिए उस लिनक्स के लिए होस्ट डिस्क कौन सा होगा, ये बताओ मुझे। तो होस्ट डिस्क, उसके लिए एक फिजिकल डिस्क की तरह कौन काम करेगा मेरे लिनक्स, मेरे रेड हैट के लिए, अभी जो रेड हैट मैंने इंस्टॉल किया है उसके लिए कौन सा है फिजिकल डिस्क? बताइए, जल्दी बताइए। बताओ मोहित, तुम बताओ, तभी क्लियर होगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट सर, जो वो हमने वीएम वन या वर्चुअल, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मोहित। पर हमने जो वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड किया है,
हमने अगर 5 जीबी दिया है तो वो 5 जीबी उसके लिए फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए 5 जीबी फिजिकल हो जाएगा। बट हम क्या जनरल पार्टीशंस को, हम जो जनरल पार्टीशन है हमने जो क्रिएट करते हैं हम जनरली, हम उस जनरल पार्टीशन को सिंपली रिसाइज नहीं कर पाते हैं। हम सिंपली अगर रिसाइज करें ना जनरल पार्टीशन को अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा, अवेलेबल स्पेस, हमारे लिए मुश्किल है वो चीज। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल उसी फिजिकल डिस्क को हम पार्टीशन कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है कि हम जो जनरल पार्टीशन करते हैं, हम एक फिजिकल डिस्क को पार्टीशन कर रहे हैं। हमारे लिए मतलब वो वर्चुअल मशीन में जो ओएस है उसके लिए वो फिजिकल डिस्क है, तो हम उसको पार्टीशन कर रहे हैं। तो क्या सिंपल फिजिकल डिस्क को पार्टीशन कर पाना, सॉरी रीसाइज, पार्टीशन को रीसाइज या फिर उसको किसी भी तरीके से स्ट्रेच कर पाना पॉसिबल है, इजी है, आसानी से कर सकते हैं। हम अपने विंडोज में भी अगर हम बात करें, हम अपने विंडोज के ही डिस्क की बात करते हैं, हमारा जो एक मेन हार्ड डिस्क है, हम इसको क्या सिंपली रिसाइज कर सकते हैं। तुम यकीन मानो, तुम सी ड्राइव को जो, तुम एक चीज करके देखना, ट्राई करके डिस्क मैनेजमेंट में जाके, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनसे कर सकते हो बेसिकली। सिंपली अगर तुम जाओगे ना वहां पे, तो क्या होता है, तुम एक दो चीजें तो कर पाओगे श्रिंक वगैरह करके, फिर उसको तुमको जब तुम में सेम चीजें एक्सटेंड करोगे, कुछ करोगे, तो तुमको बहुत तरह की दिक्कत आएगी। कभी इधर का उधर नहीं होगा, उधर का बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। दैट डिपेंड द दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटीज ऑफ द पार्टीशन यू क्रिएटेड, है ना। जो आपने पार्टीशन क्रिएट करा है, हाँ, उसकी फंक्शनैलिटीज पे, आपने कौन सा पार्टीशन क्रिएट किया उस पर डिपेंड करता है। वहीं पे हमारा जो काम आया वो एलवीएम का नाम आया, मतलब वहीं पे हमारा जो कंसेप्ट आया एलवीएम का। एलवीएम को बनाया गया फिजिकल डिस्क के लिए बिल्कुल भी नहीं था। एलवीएम को जब बनाया गया, इसको मेनली बनाया गया था आगे का सोच के कि हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे, हम जब क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डिस्क मैनेजमेंट यूज करेंगे वो हम एलवीएम यूज करेंगे। आप लोगों में से किसी का भी बैकग्राउंड है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ भी, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग भी कराऊंगा आपको, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। आप में से किसी को हल्का भी आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग का? थोड़ा बहुत भी? किसी को भी नहीं है ना? कोई बात नहीं, चलो वो तो आइडिया मैं दे दूंगा अगर आपको नहीं है तो। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम एलवीएम का बहुत ही भयानक तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। आपने एलवीएम तो चलो, एलवीएम एलवीएम है जो भी है। आपने एक अच्छा, ये एलवी क्रिएट एक कमांड होता है, नाम सुना है किसी ने? एलवी क्रिएट का, पीवी क्रिएट का नाम सुना है, वीजी क्रिएट, इन सब का नाम सुना है, ठीक है। ये भी पार्टीशंस क्रिएट करते हैं बेसिकली, है ना। हाँ, ये तो लिनक्स वाले हैं तो आप लोगों ने सुना होगा। बाकी ये सब जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये एक कंसेप्ट है जिसमें कि आप बेसिकली लॉजिकल वॉल्यूम्स करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप एक तरह का जो एलवीएम का कंसेप्ट है, सिंपली आपका एक वर्चुअल डिस्क पार्टीशन आपको करने को मिलता है, जिसको आप इजीली रिसाइज कर सकते हो, रिसाइज करके अपने अकॉर्डिंग उसको यूज में ले सकते हो। तो जब आपका मेन हार्ड डिस्क एज अ पार्टीशन यूज हो रहा होता है, उस टाइम पे हार्ड डिस्क को आप बिना रीबूट या बूट किए हुए यू कैन नॉट रिसाइज इट, आपके लिए मुश्किल होगा। बट अगर आप बात करते हैं एलवीएम के पार्टीशंस के केस में, तो आप उसको एलवीएम के केस में आप बिना रीबूट किए, बिना सिस्टम को बूट किए या रिबूट किए आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने अगर कभी एलवीएम क्रिएट किया होगा, किसी ने क्रिएट किया है क्या? मोहित करा है एलवीएम का लॉजिक वॉल्यूम्स आपने बनाए हैं? लॉजिक वॉल्यूम्स कभी क्रिएट किया है? हाँ, मतलब आपने क्रिएट किया है, उसमें आपको पार्टीशन आपको रिबूट करनी पड़ती है, रिबूट करनी पड़ी थी पार्टीशन क्रिएट करके जब आपने उसको यूज किया था तो। नहीं 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 नहीं, एलवीएम क्रिएट क्या तुम, एलवीएम, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको यूज में लेने के, मैं बोल रहा हूं जब पार्टीशन आपने क्रिएट किया था, वो तो आपने रिबूट कर दिया होगा ऐसे ही, बट आपको ये पता है कि रिबूट करनी पड़ती है कि नहीं एलवीएम पार्टीशंस को? नहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। किस लिए, इसलिए क्यों नहीं करनी पड़ती है? क्यों नहीं करनी पड़ती है? एनी रीजन बताइए आप, माइक ऑन करके बताइए। नहीं नहीं,
मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एलवीएम पार्टीशन क्रिएट होती है, ठीक है, आपने एलवीएम के अंदर डाला हुआ है, राइट, जो लॉजिकल वॉल्यूम्स है। हाँ हाँ, तो आपने लॉजिकल वॉल्यूम्स के अंदर पार्टी आपने ओएस डाल दिया, ठीक है, आपने ओएस डाला, उसके बाद तो आपने रिबूट कर, उस समय तो खैर जो भी हुआ होगा वो ठीक है, हाँ वो तो हो गया होगा, ठीक है, लेकिन जब आप एक हार्ड डिस्क, एक स्टैंडर्ड पार्टीशन के अंदर, जो आपका हमारा जो जनरल पार्टीशन बनता है अभी, जैसे अभी लिनक्स में मेरा बना हुआ है, ठीक है, रेड हैट के अंदर, इसके अंदर भी आप एलवीएम क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहले ये बताओ। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जनरल पार्टीशन, अच्छा, जब तुम जनरल पार्टीशन करोगे हमारे लिनक्स के अंदर में, जैसे नॉर्मली पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन करते हैं ना, तो नॉर्मली पार्टीशन करोगे तो उसको तुम बिना रीबूट का यूज कर पाओगे क्या? या मतलब वो मैं वो नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, वो तुम नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। के पार्ट, मैं के पार्ट की बात नहीं कर रहा, एक कमांड होता है के पार्ट, पार्टेक्स कमांड होता है लिनक्स का, ठीक है, पार्टेक्स कमांड चला दो, तुम्हें रिबूट नहीं करनी पड़ेगी। अगर मान लो मेरे पास कोई एक्सटर्नल कमांड नहीं है, देन यूज करना है, नहीं कर पाओगे, बिना रिबूट का नहीं करोगे। हाँ, क्यों 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 नहीं कर पाते हम बिना पार्टीशन के? कर्नल को पता नहीं होता है, बस सिंपल, बस बस ठीक है, बस यही बताना था, चलो ठीक है, म्यूट करो। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप नॉर्मल पार्टीशंस को क्रिएट करते हो, उनको बनाते हो, उस केस में क्या होता है, आपको जब तक सिस्टम रिबूट नहीं करोगे, आपका वो पार्टीशन काम नहीं करेगा। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको कर्नल को बताना होता है कि भैया हमने ये पार्टीशन क्रिएट किया है, आप इसको समझो, इसको आप अपने दिमाग में बैठाओ कि ये पार्टीशन क्रिएट हुआ है। कर्नल को इन्फॉर्म करना होता है नए पार्टीशन के बारे में। तो वो नया पार्टीशन जब आप कर्नल को इन्फॉर्म कर दोगे, तो उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप उसको आगे फिर अपना कार्रवाई जो करते हो पार्टीशन का, वो करो, आपका काम खत्म, ठीक है। लेकिन एलवीएम के केस में आपको कर्नल को बताने की जरूरत नहीं है, बस, सिंपल। इसलिए मोस्ट ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नहीं बोलेंगे हम, मैं नहीं, जिसको यूज करना है वही करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एलवीएम यूज करोगे तो ऐसा वो, हाँ, थोड़ा फास्ट होगा बाकी नॉर्मल पार्टीशंस के मैटर में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी बच जाती है, रीबूट का करने का चक्कर, कर्नल को इन्फॉर्म करने का चक्कर, सारा काम ऑन द हैंड, ऑन द इंस्टेंट, कम एक तरह से इंस्टेंटली आपका काम करेगा, एंड आपको कर्नल को बताने की जरूरत नहीं है। तो उस समय आप एलवीएम पार्टीशंस को यूज कर सकते हो, बाकी कोई ऐसा कुछ मेजर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के केस में इसलिए जरूरी हो जाता है, बिकॉज क्लाउड में जब आप उसको यूज करते हो, एंड जब स्टोरेज एज अ सर्विस की तरह आपको यूज करना होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एक पार्ट होता है स्टोरेज एज अ सर्विस, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टोरेज एज अ सर्विस को जब आप यूज करेंगे, उस समय जब अगर कोई डिस्क आपको दे रहा है, कोई स्कजी डिवाइस आपको स्टोरेज एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में आप एलवीएम पार्टीशंस का ही यूज किया जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज यू कैन ऑन द गो, क्लाउड में ही आप एलवीएम्स को रिसाइज कर सकते हो बिना सिस्टम को रीबूट किए हुए। अब मुझे ये बताओ मोहित, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। अब तुम्हें समझ में आया, मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो तुमको शायद में भी समझ में आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेट करेगा। तुम्हें यह समझ में आया कि क्यों एलवीएम का यूज करते हैं? हाँ, अब तुम सोचो, हाँ, अब तुम ये सोचो AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। AWS स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। AWS से जब तुम स्टोरेज खरीदोगे, जो कि हम स्टोरेज एज अ सर्विस बोलते हैं, जिसको हम स्टैस बोलते हैं, एक सैस होता है, एक स्टैस होता है, पैस होता है, आईएएस होता है, ठीक है। तो जब हम स्टैस लेते हैं, तो वहां से हम जब सर्विस ले रहे हैं स्टोरेज की, अब मान लो मैंने 5 GB ले ली, तो वो मुझे क्या एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्टीशन से 5 GB देगा? कभी जिंदगी में देगा? वो कभी वो सही है? वो सही एक मेथोडोलॉजी है? नहीं है ना। क्योंकि, हाँ, क्योंकि अगर हमें अगले टाइम 2 GB और रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करेगा 2 GB को? फिर उसको रिबूट करना पड़ेगा, सिंपल। हाँ हाँ, वो डिसरप्ट होगा, सर्विस डिसरप्ट होगी, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब भी देखो, इसलिए मैं बोला कि जब भी ऐसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एलवीएम का यूज करते हैं जनरली, कि जब भी एलवीएम का यूज होगा तो इजीली रिसाइजेबल है,
तो अगर हम क्लाउड सर्विस ले रहे हैं AWS से, हमें 5 GB लिया, हमें अगले टाइम 10 GB और चाहिए, आराम से LVM का साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड आराम से वो आपको प्रोवाइड कर उतनी जीबी आपको लगेगा कि आपके 10 GB की पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली 12 GB की हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लाउड में आपकी SCSI डिवाइस हो गई बेसिकली। तो यही LVM का कंसेप्ट है। हालांकि ये तो मतलब बेसिक कंसेप्ट था LVM का आपका, ठीक है ना। मतलब एक तरह का डायनेमिक पार्टीशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। डायनेमिक पार्टीशन होता है LVM, रिसाइजेबल एंड डायनेमिक। तो इसमें और भी बहुत सारे हैं कंसेप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। हम बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में ही LVM को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट ही है एक्चुअली में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा था इस पर, क्योंकि हमारा पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो हम उस समय हम आपको हम जो है ना वो देखेंगे थोड़ा और भी डिटेल में। LVM का जो है ना, वो जो मैंने आपको बताया PV क्रिएट और ये LV क्रिएट, ये सब तो समझेंगे क्या है किस तरह से। SCSI डिवाइस का भी थोड़ा सा समझेंगे, स्टोरेज एज सर्विस को। चलो फिलहाल हम अपने थोड़ा सा बैक टू पॉइंट आ जाते हैं, क्या करना है हमें। इसमें कौन ये, अरे इसमें सचिन भी आया हुआ है क्या? सचिन, तुम काहे आ गए हो भाई? तुम बाकी क्लास में नहीं आता है, ये आज के क्लास में आ गया, बताओ। चलिए, ओके। तो हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है यार, क्या किया है, एक सेकेंड रुकना। तो बेसिकली हमने रेड हैट को इंस्टॉल कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी फ्रॉम वेरी बेसिक। मैं समझ के चल रहा हूँ फिलहाल। देखो, रेड हैट जब भी इंस्टॉल करते हो, सबसे पहला चीज़ जो है ना, अच्छा ये सचिन, तुमने सचिन ये तुमने अभी उसमें RHEL वाले में यम का बताया कि नहीं? यम रेपोजिटरी का भी अभी शायद नहीं बताया ना, यम वाली। यम यम का अभी नहीं बताया, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो। बाकी एक दो लोग हैं तो वो तो देख ही लेंगे। चलो, सबसे पहले जब आप रेड हैट को इंस्टॉल कर लेते हो, तो पहली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, आपको यहाँ पे एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। रेपोजिटरी का मतलब एक तरह का यू कैन से यम रेपोजिटरी, लोकल यम रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। एक तो हमारा रिमोट यम रेपोजिटरी होता है, जो कि आपको रेड हैट का ही एक लिंक है, रेड हैट मतलब रेड हैट वालों का ही है अपना खुद का एक यम रेपोजिटरी यू कैन से, या फिर यू कैन ऑल्सो से कि आपके CentOS रेपोजिटरी यू कैन ऑल्सो से, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और एक हमारा रेपोजिटरी हम खुद का क्रिएट करेंगे इस रेड हैट के लिए अपने लोकल लोकल सिस्टम पे, ठीक है। ऑनलाइन तो आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा, वहाँ से कॉन्फ़िगर हो जाएगी, आपका रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास मान लो कोई लिंक मेरे पास ऑनलाइन हमें नहीं करना, हमें चाहिए कि हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें हम लोकली इंस्टॉल कर पाएँ। ये एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही हालांकि सिंपल तरीका है, बट थोड़ा सा आपको बस समझना पड़ेगा, उसको समझ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ भाई कि यम 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 के बारे में किसको आइडिया है? यम के बारे में एनीवन हैविंग यम का आइडिया? किसी को पता है यम यम के बारे में? एनीवन, कोई भी है उसको माइक ऑन कीजिए, बताइए जरा, किसी को भी यम के बारे में अगर आइडिया हो तो। एनीवन माइक ऑन करके बता सकते हैं कि एक्चुअली यम है क्या। अरे वो तो यार रेड इंस्टॉलेशन है तो पैकेज मैनेजर ही होगा, लेकिन क्या है मतलब, ठीक है पैकेज मैनेजर है। और कुछ आइडिया किसी को माइक ऑन करके बोल सकते हैं, एनीवन? भूल गया? अरे वाह यार, सही है यार। अब देखो यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आइडिया तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इतना टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में, लाइफ में टेंशन लेके नहीं रहना, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले तो यम के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप सबको वैसे भी मिल जाएगा, इसको बोलते हैं येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है, येलो डॉग अपडेटर
मॉडिफाइड, थोड़ा सा अजीब है अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, ठीक है, बट इसके पीछे भी कहानी है, इसके पीछे भी एक वो है, स्टोरी है। अब स्टोरी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड जो है ना, सो बेसिकली व्हाट इट मींस, यहाँ पे इसका नाम कैसे पड़ा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये कौन आ रहा है बीच में यार, इतना लेट लेट ज्वाइन कौन कर रहा है? अच्छा अच्छा, मैसेज किया क्या? हाँ, सो बेसिकली देयर वाज लिनक्स डिस्ट्रो येलो, बिल्कुल सही यश, येलो डॉग एक लिनक्स डिस्ट्रो था, ठीक है, येलो डॉग करके, जो अब नहीं है, अब जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो येलो डॉग लिनक्स डिस्ट्रो के लिए ही बनाया गया था यम, ठीक है, जिसको कि हमने नाम, उसको, इसका पहले जो नाम था गाइज वो येलो डॉग अपडेटर था, येलो डॉग अपडेटर, सॉरी अपडेटर, ये इसका नाम था, येलो डॉग अपडेटर। मतलब कि वाई यू एंड वाई यू पी, येलो डॉग अपडेटर, ये पहले उसका नाम हुआ करता था। तो येलो डॉग तो रहा नहीं बेचारा, वो चल बसा। उसके बाद फिर सोचा गया कि अब यप कैसे रखे, तो इसको बना दिया गया येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, यानी अब इसको हम यम बना देंगे, मॉडिफाई कर दिया हमने, तो इसको हमने कर दिया यम, दैट्स इट। बस यही कहानी थी छोटी सी, इसका एक फुल फॉर्म था। एंड ये एक तरह का जैसे कि ये नमन ने बोला, ये एक तरह का पैकेज मैनेजर है। रितेश तुम ज्वाइन कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तुम तो पहले से भी थे, तो ये कि लीव करके फिर क्या ज्वाइन कर रहे हो, मैं समझा नहीं मैं। चलो येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड फुल फॉर्म था। अब यहाँ पे लिनक्स जो आपका बेसिकली डिस्ट्रो है, जो कि एक जो कि हमारे ये रेड हैट डिस्ट्रो है, जो कि एक नॉन डेविएंट डिस्ट्रो है, इसमें आपको कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पे जनरली प्रेजेंट है। एक तो आप यम से करो, यम रेपोजिटरी से, और या फिर आप रेड हैट पैकेज मैनेजर से भी कर सकते हो, ठीक है, आरपीएम। बेसिकली ये एक तरह का एक्सटेंशन भी है आपके रेड हैट का, जो कि आप उसका यूज करके इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। मोस्ट फेमस एंड मोस्टली वाइडली यूज्ड इज यम, ठीक है। तो यम को हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा हम देखते हैं यम सर्वर बनता कैसे, पहले थोड़ा हम इसको थोड़ा देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक द यम सर्वर। उसके पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें जो रेड हैट की जो आईएसओ है इसको कॉपी करनी पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। सब मैं देख लेता हूँ हो रहा है कि नहीं अभी फिलहाल के लिए। ये सर्वर बनाना पड़ेगा, आई थिंक, होपफुली अगर हो जाए तो अच्छी बात है, आई थिंक नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इधर कुछ है क्या? ओके, एक बार काम करते हैं, एक बार यहाँ पे है ना, लेट्स क्रिएट पाइथन, कौन सा है यार, पाइथन 3 वाली चल जाएगी ना शायद यहाँ पे, पाइथन http.server, ये चल जाएगा क्या? ये क्या है यार, पाइथन 3 नॉट फाउंड। अरे यार क्या बेवकूफ़ी है भाई, पाइथन 3 कैसे नहीं है भाई? अच्छा, पाइथन 3 नहीं है क्या? ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है क्या? 8000 है ना, 8000 पे है क्या? देखते हैं। 127.0.0.1:8000 क्या अरे यार, आईपी बताओ भाई, आईपी क्या कर रहा हूँ मैं यार, आईपी बताओ, आईपी, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी क्या है इसकी? 43 है। 43 है ना?
192.168.29.43। हाँ आ गया ये, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं ना यहाँ पे, सेव फाइल। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग का क्लाउड कंप्यूटिंग का सेशन होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वैसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेशन। बट आप लोग कैसे चाहते हो क्लाउड कंप्यूटिंग का सेशन, कैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब देखो कैसे का मतलब समझ रहे हो क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग को दो तरीके से कराया जा सकता है, दो तरीके से मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। एक होगा कि आपको रेड हैट के ऊपर ही मैं बताऊं, जो कि एक सिंपल फॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग का, बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, और आपका वो क्लाउड कंप्यूटिंग होके और वो हो जाएगा। दूसरा जो है आपका कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू AWS समझाऊं। AWS का मतलब अमेजन वेब सर्विसेज जो होती है, तो AWS के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग समझाऊं, तो आप तो ये दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। दोनों में कंसेप्ट तो बैकग्राउंड कंसेप्ट सेम होगा, बट थोड़ा सा तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, और AWS में थोड़ा AWS के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ये चीज है। वाह वाह, सब AWS बोल रहे हैं, मतलब आसान तो लिनक्स वाला है। हाँ दोनों तो नहीं हो पाएगा, यस दोनों नहीं दोनों नहीं होगा। दोनों नहीं होगा भाई, दोनों सेम चीजें हैं यार, फिर वो दो दो बार करना पड़ेगा मुझे सेम चीजें, ये चीज हो जाएगी। सेम चीजें तुम अप्लाई करो इधर भी वही होगा, ये लोकल होगा, वो थोड़ा सा क्लाउड में हो जाएगा, एक्चुअल क्लाउड में हो जाएगा। नहीं AWS में, अरे अरे AWS में पैसे नहीं लगेंगे, AWS में मेरे पैसे नहीं लग रहे हैं। हाँ AWS में मुझे $1300 का मिला है मुझे कूपन। हाँ $1300 का मुझे मिला हुआ है। 1 ईयर फ्री तो होता ही है, बट मुझे $1300 का मिला है स्टार्टअप कूपन, वो मैंने मेरे कंपनी का अप्लाई किया था, स्टार्टअप सपोर्ट कर रहे थे, वो कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स को वो दे रहे हैं, तो वहाँ अप्लाई किया था तो वो सिलेक्ट हो गया था, तो मुझे मिल गया वहाँ से। 1 ईयर फ्री टीयर तो है ही, मैं 1 ईयर फ्री टीयर तो है ही, लेकिन साथ में क्रेडिट भी है ना, तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो AWS का वोट ज़्यादा है, तो मैं AWS पे ही तब देखता हूँ, मैं AWS पे या फिर दोनों पे पॉसिबल होगा तो दोनों पे देखता हूँ। चलो वो तो देख लेंगे यार, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कमिटमेंट नहीं करूँगा, बट हाँ आई विल ट्राई कि दोनों पे करा दूँ, नहीं तो फिर एक तो रहेगा ही अपना। तो यहाँ भैया हमारा आ चुका है RHEL, इसको भैया हम डेस्कटॉप पे लाते हैं पहले तो, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। RHEL एक RHEL नाम का एक डायरेक्टरी बना देते हैं उन्हें, है ना। इसी में इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, आर्काइव माउंटर, अरे यार अनमाउंट ओपन विथ आर्काइव मैनेजर होगा ना, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। इसको RHEL के अंदर, सॉरी RHEL के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं डेस्कटॉप में। अब थोड़ा वेट करो, इसको एक्सट्रैक्ट करने की, बड़ी फाइल है 3 GB के आसपास। मैं रेड हैट पे ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है आपको, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी आपको इन्फॉर्मेशन देना है, दैट्स इट। थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग पे देखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी को देखेंगे। अरे हो जा भाई यार।
ओके तो हो गया यहाँ पे, क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलो RHCL के अंदर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों की ये कस्टमाइज ISO फाइल है। तो आप इसके अंदर जाओगे यहाँ पे तो आपको एक सेल स्क्रिप्ट की फाइल मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा .sh करके, setup.sh। तो आपको ना यम सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। यम सर्वर अगर क्रिएट करना है तो आप सिंपली इसको रन कर दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये यम सर्वर क्रिएट कर देगा करंट लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हमें थोड़ा मैनुअली भी देखना है, तो हम थोड़ा उसको मैनुअली भी देखेंगे, राइट। तो पहले इसको ऑटोमेटिक एक बार देख लेते हैं, कर पाता है कि नहीं कर पाता है। यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, एक बार परमिशंस पे चलते हैं। अरे रे रे रे, क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये परमिशंस इसको नहीं है, बट कोई बात नहीं। चलो एक बार वी आर गोइंग टू द टर्मिनल एंड यहाँ पे हम RHCL के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम इसको लिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कहाँ setup.sh है यहाँ पे, तो एग्जीक्यूट का परमिशन इसको नहीं है। setup.sh यहाँ पे ये फाइल रही, इसको एग्जीक्यूट का परमिशन आपको दिख रहा होगा, नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन, तो इसको हम दे देते हैं। तो अब जो है गाइस, यहाँ पे ls-l कर देते हैं एंड यहाँ पे अब आपको एग्जीक्यूट का परमिशन मिल चुका है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। एक लोकेशन होती है ETC के अंदर में, ठीक है। पहले हम उस पे चलते हैं, ETC/ETC yum, ठीक है, .repos.d ये लोकेशन होती है, ठीक है। yum.repos.d ये लोकेशन होती है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ। तो यम डॉट, चलो सबको आवाज आ रही है ना, एक सेकेंड चेक कर लो मैं। हेलो हेलो, ठीक है, ये तो हो गया इसका काम, इसको बंद कर देते हैं। तो यम डॉट रिपोज डॉट डी, ठीक है, ये एक लोकेशन है, इस पे आप जाएंगे। ये क्या हुआ, अच्छा, यम डॉट रिपोज डॉट डी, इसके अंदर जाएंगे आप, ls करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, देयर इज नथिंग हियर, ठीक है। ls-a कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी आपका यम रेपोजिटरी बनता है, यहाँ पे ही आपकी रेपोजिटरी की फाइल क्रिएट होती है। और लिनक्स में आपकी बेसिकली रेड हैट के अंदर में जो रेपोजिटरी फाइल क्रिएट होती है उसका एक्सटेंशन रीपो होता है, रेपो। तो जैसे कि मैंने मतलब मान के चलो, जैसे अगर रेपोजिटरी फाइल बनती है तो tn.repo ऐसे होगी, ठीक है, tn.repo इस तरह की फाइल बनती है। तो बेसिकली इस स्क्रिप्ट में भी वही चीज आपको दी गई है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को अगर आप देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मान लो RHCL के अंदर चलते हैं, ls करते हैं, यहाँ पे ये setup.sh है, इसको ओपन करता हूँ एक बार। यहाँ पे ओपन करोगे आप setup.sh को, तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। देखो मिन ब्लास्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, pwd इज इक्वल टू pwd, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है pwd इज कमांड यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि /etc repos.d के अंदर में
आपको क्या करना है, एंड ऑफ फाइल में आपको जो भी है क्या करना है, आपको lw.repo में आपको ये एंट्री करनी है। ठीक है, आपको ये एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली एंट्री करनी है। समझ में आ रहा है? अब ये वाली एंट्री का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। LW यहां पे लिखा हुआ है, ये आपकी आईडी हो गई। ठीक है, LW जो है आपकी आईडी हो गई। यहां पे आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। मैं TN दे देता हूं, TN दे देंगे। यहां पे आता है बेस URL इज इक्वल टू फाइल कॉलन स्लैश और उसके बाद PWD यहां पे दिया हुआ है। बेसिकली ये एक वेरिएबल सिंबल है, मतलब कि यहां पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी होगा वो आ जाएगा। एक तरह का वेरिएबल थिंग आप मान सकते हैं बेसिकली। यानी कि PW कमांड में, यहाँ PW कमांड का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टली। तो यहाँ पे PWD में जो भी चीजें होंगी यहाँ पे वो आ जाएगी। उसके बाद GPG चेक 0, लाइसेंस चेक 0 है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस वर्जन कुछ है नहीं रेड हैट का, तो इसलिए वहाँ पे 0 किया हुआ है। उसी तरीके से जीपीजी की बेसिकली यहाँ पे है, अभी इतना समझ के रखिए। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको सेम तरीके से बनाना पड़ता है, और इसके अंदर आपको दूसरी वाली फाइल मेंशन करनी पड़ती है, RHEL 6 RPM वाली। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपका पैकेज जो होता है ना, देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यम रेपोजिटरी बना रहे हैं। यम रेपोजिटरी बनाने का मतलब है, अच्छा मुझे ये बताओ, यम रेपोजिटरी बनाने का क्या मतलब है? यहाँ पे जरा मुझे माइक ऑन करके बताइए कि हम ये यम रेपोजिटरी यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, अपने अपने डिस्क पे क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है डिस्क पे बनाने का? कोई माइक ऑन करके बताओ। कोई माइक ऑन करके बताओ, हम डिस्क पे क्यों बना रहे हैं? हम बताओ भाई, कोई तो बताओ यार। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो किसी को भी पता होना चाहिए। ये काली के लिए भी सेम क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन काली। बताइए। भाई कोई तो थोड़ा हिम्मत लगाओ यार, ऐसा कुछ है नहीं मुश्किल। कोई नहीं बताएगा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई। अच्छा चलो। अच्छा मुझे ये बताओ, माइक ऑन करो। यश, यश माइक ऑन करो। काली में रेपोजिटरी होती है यश, रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है काली के अंदर? हम्म रेपोजिटरी का पाथ, हम रेपोजिटरी वहां पे हम क्रिएट करते हैं काली का। क्या लोकेशन होती है उसकी? सोर्सेज डॉट लिस्ट। उसमें क्या, उसमें हम क्या मेंशन करते हैं सोर्सेज डॉट लिस्ट में? एक लोकेशन, एक यूआरएल, है ना? हाँ, तो एक यूआरएल मेंशन किया, वो यूआरएल कहीं ना कहीं तो होगा। मतलब इंटरनेट से हम उसको कनेक्ट करते हैं ना यूआरएल को, बेसिकली इंटरनेट पे है वो, है ना? कहीं कहीं पे एक रेपोजिटरी है, कहीं पे एक हार्ड डिस्क है, कहीं पे मान लो क्लाउड में कोई डिस्क है, और उस डिस्क में रेपोजिटरी में क्या होता है, सारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बेसिकली यू कैन से एप्ट रेपोजिटरी, यू कैन से, जिसमें ऐप से इंस्टॉल होने वाली जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे होते हैं उस रेपोजिटरी में। तो वो एक रिमोट रेपोजिटरी हो गया। हमने क्या किया, समझ में आ गया? हाँ, तो हमने यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वही सारे सॉफ्टवेयर, एक मतलब एक जस्ट लेट सपोज वो सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, रेड हैट के .rpm वाले सॉफ्टवेयर हैं, हम वो सारे सॉफ्टवेयर लोकल रख रहे हैं अपने डिस्क पे, और उसका कनेक्शन हम उसको दे दे रहे हैं रेपोजिटरी के अंदर में। बस दैट्स इट। और उसको हम बता दे रहे हैं सिस्टम को, रेपोजिटरी फाइल के थ्रू हम सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई यहां से उठाना है आपको सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन नहीं जाना, आपको मेरे सिस्टम से उठा लेना है ना, मेरे सिस्टम पे है सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये कस्टमाइज आईएसओ है, आपको इसी आईएसओ के अंदर सारा पैकेज मिल जाएगा। एक तो आपको RHEL 6 RPM के अंदर सारे पैकेजेस मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं,
इतने सारे पैकेजेस, ऑलमोस्ट 160 पैकेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, और एक पैकेजेस के अंदर में आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3400, ऑलमोस्ट 3500 सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो आपके काम के हैं, जो आपके काम आएंगे, वो सारे सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपको कोई ऐसी सॉफ्टवेयर ऐड करनी है, ऐड ऑन करनी है, तो आप सिंपली इस फाइल के अंदर में यहाँ पे .rpm वाले एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर ऐड कर दीजिए, रेपोजिटरी अपडेट कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया, आप उसको भी यूज कर पाएंगे। तो हम एक लोकल सर्वर बना रहे हैं। तो आपके रेड हैट के अंदर में जैसे आप रेड हैट स्टार्ट करते हैं, आपका सर्वर का काम शुरू हो जाता है। बेसिकली ये सर्वर ओएस है, बट इसको हम एज ए डेस्कटॉप ओएस यूज कर रहे हैं ग्राफिक्स के साथ, वो अपने आप में बड़ी बात है। ये बेसिकली रेड हैट जो है वो एक सर्वर ओएस ही है। अगर आप इसका सेंटोस वर्जन जो है आपने नाम सुना होगा तो यूज किया, अगर यूज नहीं किया भी है तो कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। लेकिन दीज आर द सर्वर ओएस, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेनली, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेसिकली हमें दोनों पाथ बताना होता है। एक तो हमारा मेन ये वाला पाथ जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, एंड एक हमारा RHEL6 RPM वाला पाथ, इसके अंदर की सारी पैकेजेस। तो ये जो पैकेजेस है इसके अंदर के कंटेंट्स ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से गैदर कर लेता है। तो बेसिकली हम अब सबसे पहले इसको हम कर देते हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक वाला क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है। ओपन इन टर्मिनल करते हैं डायरेक्टरी में चलना पड़ेगा ना RHEL में। अब यहाँ पे ./setup.sh करते हैं एंड यहाँ पे एंटर करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। कुछ नहीं हुआ, मतलब कमांड तो रन कर गया है। अब देखते हैं ये एक्चुअली रन हुआ है भी कि नहीं हुआ है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा देखने के लिए कि ये कमांड सच में रन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमें देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बताइए जरा मुझे आप लोग। बताइए ये setup.sh रन हुआ है सक्सेसफुली कि नहीं, ये हमें कंफर्म करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। क्या यार तुम लोग मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बता रहे हो, ये कैसे काम चलेगा। हाँ सिंपल, repos yum.repos.d में जाना पड़ेगा यार, उसके रेपोजिटरी पाथ पे जाना होगा ना यार। तो cd/etc/yum.repos.d एंटर करेंगे। अब यहाँ ls करके देखेंगे, बिल्कुल यहाँ एक रेपोजिटरी फाइल बन गई है। अब इसको विम करते हैं, lw.repo नाम से बनी हुई है, और ये देखो इसने सेम क्या किया, बना दिया। यहाँ देखो lw बेस URL इसने दे दिया फाइल : और ये पाथ दे दिया इस फोल्डर का, और दूसरा जो बनाया इसने RHEL6 RPM का। अब ये पाथ सही है कि नहीं सही है इसको आप कंफर्म कर सकते हो। राइट क्लिक करो, इस पे ओपन लिंक पे क्लिक करो, ये वाली फोल्डर खुलनी चाहिए, ये वाली डायरेक्टरी जो है खुलनी चाहिए। ये नहीं खुल रही है मतलब सही से सेटअप नहीं है। फिर दूसरी वाली खोलो, ओपन लिंक करो, इसके अंदर की पैकेजेज वाली जो RHEL6 RPM थी वो खुलनी चाहिए, बिल्कुल रही है, बिल्कुल सही है। तो हमारा काम हो चुका है बेसिकली, है ना। हो गया, तो हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपको कोई भी यम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल। पहले जब ये बनी हुई नहीं थी तो इंस्टॉलेशन नहीं हो पाती, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे किया मैंने lw.repo को रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ, rm lw.repo। हाँ ठीक है, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मुझे मान लो इंस्टॉल करना है, yum install एंड nmap करना है। देखो आ रहा है नो पैकेज nmap अवेलेबल, पैकेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा yum रेपोजिटरी सेटअप नहीं है। सेटअप कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। आगे यहाँ पे इसको रन करते हैं, setup.sh को। रन हो गई, ठीक है। रेपोजिटरी बन गया होगा हमारा, बन गया बिल्कुल। ऑफ करते हैं। ये देखो हमने क्या किया, yum इंस्टॉल nmap किया हमारा। देखिए लोडेड प्लगइन, ये प्लगइन कुछ लोड किया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग ये एरर को रेपोजिटरी lw इसको इग्नोर करना, ये जनरल एरर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक एरर आ गई। एरर क्या आ गई, फाइल इतना कुड नॉट ओपन
ट्राइंग अदर मिरर कैन नॉट रिट्राई रिपीटेड मिरर फॉर प्लीज वेरीफाई इट्स पाथ एंड ट्राई अगेन। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ एक एरर आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा जो रेड हैट का यम सर्वर है ना वो क्रिएट हो चुका है, वो बन चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम सोचोगे कि सर ये एरर क्यों आ रही है, ये एरर क्यों आ रही है मैं अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे पहले आनी है। ठीक है चलो अब आते हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में। हम मैनुअली यम सर्वर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो एरर उसके बाद उस एरर की भी एरर पे भी आएंगे, क्योंकि वो उस टाइम पे भी एरर आएगा आपका। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले तो हमने nmap इंस्टॉल के लिए किया था यम इंस्टॉल हमने पहले करा था nmap, तो यहाँ पे सीधा आ रहा था कि पैकेज nmap नॉट अवेलेबल। बट हमने जब सेटअप किया उसके बाद इंस्टॉल किया तो हमें ये एरर नहीं आ रहा था पैकेज नॉट अवेलेबल, हमें एक कुछ और रेपो डेटा का कुछ एरर आ रहा था। इसका मतलब यम तो बना है बट कुछ और एरर आ गई। तो चलो उसको हम पहले देख लेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए हम यम रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो cd/etc yum.repos.d में जाना होगा। यहां पे हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे विम से, एंड इसका हम नाम देते हैं tn.repo। ठीक है, यहां बना दिया, एंटर कर दिया। अब यहां गाइस हमारे पास रेपोजिटरी आ चुकी है, यहां पे क्रिएट करना है। सबसे पहला सिंटेक्स क्या है, यहां पे सिंटेक्स में यहां पे दे देते हैं इंडिया। इंडिया हमने सिंटेक्स दे दिया। उसके बाद हमें क्या देना है, बेस यूआरएल देना है, बेस यूआरएल। ठीक है, बेस यूआरएल दे देना इज इक्वल टू क्या देना है बेस यूआरएल में हमें, तो फाइल का पाथ। अगर देखो फाइल का पाथ, अगर कोई यूआरएल मेंशन करना है तो एचटीटीपी आप देंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई एफटीपी सर्वर है तो एफटीपी देंगे यहाँ पे, है ना। तो उसी तरीके से फाइल कॉलन स्लैश इसका हो गया, सॉरी स्लैश इसका हो गया, और इसका पाथ तो स्लैश रूट के अंदर में स्लैश डेस्कटॉप पे है, ये डेस्कटॉप पे है, और किस में है, RHEL फोल्डर में है, तो RHEL फोल्डर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे जीपीजी चेक इज इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले अगर देखो ये जब कर दिया तुमने, अब ये पाथ सही है कि नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन लिंक करो। अगर ये ओपन हो गया तो सही है, तो बिल्कुल सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अगेन दूसरा एक और अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स हमारे को RHEL 6 RPM वाला भी करना होगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंडिया 2, यहाँ पे करते हैं बेस यूआरएल इज इक्वल टू, ठीक है, फाइल कॉलन स्लैश फिर से स्लैश रूट, यहाँ पे टैब आपका काम करेगा नहीं, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश RHEL एंड स्लैश इसके अंदर में है RHEL 6 RPM, है ना, क्या नाम है इसका, RHEL 6 RPM। ठीक है, स्लैश RHEL 6 RPM जीपीजी चेक इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं ओपन लिंक करके, ये भी ओपन हो रहा है, बिल्कुल सही है, दैट्स इट। अब यहाँ पे इतना ही काम करना है, कॉलन WQ कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, आपका काम हो गया। इसके बाद आपका एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, यम क्लीन ऑल चला लीजिए, बढ़िया रहता है। IP टेबल फ्लश करना है वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IP टेबल -f से वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यम क्लीन ऑल से आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट। ls करेंगे, आपका tn.repo तैयार है। अब गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा यम रेपोजिटरी बन गया, हमें बस इतना ही करना था यम रेपोजिटरी बनाने में। अब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो हम करेंगे यम इंस्टॉल nmap। ये देखो nmap हमने किया, अब ये एरर आ रही है। अब ये एरर क्या आ रही है गाइज, देखो ये बहुत ही सिंपल एरर है, वैसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये एरर क्या है, हाँ कहाँ पे एरर, ये रहा, कैन नॉट रिट्राइव रेपोजिटरी मेटा डेटा रेपो md.xml, ठीक है ना, ओके ठीक है। फाइल रेपो md.xml कुड नॉट ओपन रीड फाइल रेपो डेटा.xml। किस जगह पे ये चेक कर रहा है गाइज, ये RHEL के अंदर रेपो डेटा के अंदर रेपो md.xml चेक कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे RHEL के अंदर रेपो डेटा, RHEL के अंदर चलते हैं, इसमें रेपो डेटा कहाँ है भाई, रेपो डेटा का है,
है नहीं रेपो डेटा, है ना। अब देखो रेपो डेटा यहाँ पे एक एज अ फाइल है ओनली, ये एक फाइल है रेपो डेटा, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये फोल्डर बोल रहा है क्या, RHEL के अंदर रेपो डेटा एक फोल्डर बोल रहा है, उसके अंदर रेपो md.xml। तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कोई रेपो डेटा नाम की फोल्डर है नहीं, ठीक है, आपकी कोई रेपो डेटा नाम की फोल्डर नहीं है। बेसिकली हम ये सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो रेपो डेटा है ना, ये फालतू की फाइल है, इसको आप डिलीट कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सर्वर में आप चलो, यहाँ पे आपको एक रेपो डेटा का फोल्डर मिलेगा, आपको इसको उठा के यहाँ पे पैकेज कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमारे मेन RHEL के अंदर में, ठीक है। सर्वर वाली वो फाइल जो है ना, ये गलती से या जैसे भी बोलो, ये कई बार क्या होता है कि आपके मेन RHEL के अंदर में नहीं अगर प्रेजेंट है तो आपको डालना पड़ेगा। तो सर्वर से हमने उठा दिया कॉपी करके, यहाँ पेस्ट कर दिया रेपो डेटा, ठीक है। चलो अब ये तो हमने काम कर दिया, तो अब देखते हैं ये इसको कंसीडर करता है कि नहीं करता है। तो हम फिर से yum install nmap करेंगे, बिल्कुल सही। अब वो एरर नहीं आ रही है, आप देखो, आप देख रहे होगे गाइज, वो एरर नहीं आ रही है। अब जो एरर पहले आ रही थी ना रेपो डेटा, वो नहीं आ रही, अब कुछ और एरर आ रही है भाई। तो इसको भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या है ये फाइल, देखो जो भी फाइल है, जो भी एरर है, उसको देखो, पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फाइल क्या है ये, कुड नॉट ओपन, ठीक है, कुड नॉट ओपन मतलब नहीं ओपन कर पा रहे हैं। तो कौन सी फाइल है, डेस्कटॉप RHEL का रेपो डेटा के अंदर, रेपो डेटा के अंदर 7e94 ये वाली फाइल है कोई, primary.sqlite.bz2, ठीक है। तो ये 7e94 करके है। तो RHEL के अंदर रेपो डेटा पे चलते हैं, ये रहा रेपो डेटा, और इसके अंदर है 7e94 करके फाइल है, ये एक ही फाइल है 7e94 से। तो ये क्या बोल रहा है गाइस, देखो इसको समझो थोड़ा, ये बोल रहा है ना कि ये फाइल को हम एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसने फाइल नेम क्या दिया है, ये लास्ट में C1 तो है, लास्ट में C1 तो है, बट इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, प्राइमरी SQLite.bz2, ये देखो यहाँ पे लास्ट में कुछ और भी चीजें एडेड है जो इसको चाहिए, बट यहाँ पे हमारी फाइल तो नॉर्मल C1 तक है, बट इसको तो यार आगे और भी चीजें primary.sqlite.bz2। तो हम क्या करते हैं ना, हम जबरदस्ती वाला काम करेंगे, हम इसको रीनेम कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे, ये वाला ऐड कर देंगे, क्योंकि ये फाइल अवेलेबल नहीं है, तो हम ये फाइल अवेलेबल करा देंगे इसको ना, एरर ही है ना, इसको सॉल्व करना है बस। तो रीनेम करते हैं। यहाँ पे हमने primary.sqlite.bz डाल दिया, 7e94 हो गया। तो अब तो एरर सॉल्व होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। ये हम इंस्टॉल nmap, ये देखो हो गया, वाई करते हैं, यस, देखो इंस्टॉलिंग nmap, इंस्टॉल हो गया nmap, nmap इज नाउ इंस्टॉल्ड, यू कैन नाउ लॉन्च nmap, ये देखो nmap चल गया, गॉट इट, समझ में आ गया nmap वाला। अब ये कोई से भी पैकेज इंस्टॉल कर लो, बट यही याद रखना कि जो पैकेजेस इसके अंदर होंगे वही पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, यानी पैकेजेस के अंदर जो होंगे ये वाले, और एक और कहाँ गया, RHEL 6 RPM इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इतने पैकेजेस हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है इवन फॉर द RHCSA एग्जामिनेशन, याद रखिएगा, RHCSA एग्जामिनेशन पर्पस है। तो ये इंस्टॉल हो गया, समझ में आ गया इंस्टॉलेशन तक, एवरीवन गॉट इट। इंस्टॉलेशन का मतलब यम कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया कि इंस्टॉल कैसे करना है, क्या करना है, एरर आएगी तो उसको सॉल्व करना है। देखो तुम लोगों के उसमें हो सकता है यम वाली चीज़ एरर ना दे, पॉसिबिलिटी है कि वो वाली एरर जो मुझे आई थी वो हो सकता नहीं आए, तो तब तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा पहली बार में। लेकिन कभी अगर एरर आ गई वैसी तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है सबके आएगा, वो फाइल ऑटोमेटिकली भी आ जाती है कई बार, तो फिर वो नहीं आएगी एरर। तो यहाँ पे हमारा nmap इंस्टॉल हो गया। अब कोई से भी तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहो वो बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट सब है ही। यम इंस्टॉल VLC भी होगा शायद, हाँ VLC भी है, देखो इंस्टॉल हो रहा है। ग्राफिकल है हालांकि, ये देखो ये VLC भी इंस्टॉल हो रहा है, और बेसिकली क्योंकि ये लोकली इंस्टॉल हो रहा है तो काफ़ी फास्ट इंस्टॉल होगा, रिमोटली होता तो काफ़ी स्लो होता। वाइन अगर इंस्टॉल करना है विंडोज़ इन्वायरमेंट, तो वाइन भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका वाइन भी इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली आपको रेड हैट पे अगर विंडोज़ की एप्लीकेशंस चलानी हो, जनरली जो वाइन का काम होता है, तो आप वाइन भी इंस्टॉल कर सकते हो। और दुनिया की ऑलमोस्ट सारी सॉफ्टवेयर जो आपकी ज़रूरत की है, रेड हैट, इवन मैं बोलता हूँ रेड हैट के एग्जामिनेशन पर्पज से चाहिए होता है ना, वो सारे ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। कुछ
कुछ इधर उधर होंगे तो ठीक है, बट ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे आपको। सर्वर से रिलेटेड SSH हो, NFS सर्वर हो, चाहे AutoFS सर्वर हो, कोई से भी सर्वर हो, सबका सॉफ्टवेयर इसमें मिलेगा। ठीक है, चलो ये तो काम हो गया, ये तो आसान था। आपने एक यम रेपोजिटरी, यम सर्वर क्रिएट कर दिया आपने, यम का पूरा वो कहानी यहाँ पे समझ में आ गया आपको। ठीक है, आपके काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ओपन टर्मिनल यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे RPM का भी होता है, RPM बेसिकली रेड हैट पैकेज मैनेजर है इस तरह से। RPM से, तो RPM से भी आप कोई भी पैकेज वगैरह सर्च वगैरह ये सब वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको सर्च करना है या फिर आपको इंस्टॉल करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस कमांड का यूज़ करके आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको यूज़ करने हैं वो ऑप्शंस आपको आप यूज़ करके, और यहाँ पे कमांड ऑल के लिए, फाइल के लिए, ग्रुप के लिए, पैकेजेज, कोई पैकेजेस के बारे में तो जाननी है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो RPM का यूज़ आप कर सकते हो, बट वही है, यम का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं। आप भी यम का यूज़ करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। RPM का काम जो है आप कम ही करेंगे RPM का यूज़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज गाइज, एक और चीज़ आपको बतानी थी आप सब में से। अच्छा मुझे ये बताओ, रन लेवल के बारे में किसको नॉलेज है? रन लेवल्स क्या होते हैं? सबको नॉलेज है रन लेवल्स के बारे में? पता आइडिया है? किसी को आइडिया है रन लेवल्स? अरे यार, रन लेवल के बारे में तो आइडिया होगा ना। लिनक्स, जो भी लिनक्स जानते हैं अगर थोड़ा बहुत भी, रन लेवल के बारे में। यश, यश है, मोहित है, आप लोग लिनक्स पहले से जानते हो यार, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। नमन भी है, थोड़ा बहुत तो झील को भी आइडिया होगा मेरे ख्याल से। रन लेवल का इतना यूज करते हो आप लोग। अच्छा, अच्छा, इनिट जीरो कमांड यूज किया आप लोगों ने कभी? इनिट जीरो यूज किया? इनिट 6, इनिट जीरो, ये सब किया है यूज, है ना? क्या यही तो रन लेवल है आपका? ये जो जीरो आप लोग करते हो, जीरो, वो जीरो जो है वही रन लेवल्स वही है वो बेसिकली। रन लेवल बोलो, इनिट लेवल्स बोलो, या व्हाटएवर जो भी बोलना है बोलो। तो बेसिकली क्या होता है, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है, देखो रन लेवल्स का मतलब क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, रन लेवल का मतलब होता है ना कि जिस अभी करंट जो आपका वर्किंग कंडीशन है किसी भी सिस्टम का, कौन से कंडीशन में आपका सिस्टम रन कर रहा है पहले तो। ठीक है, ये आपके रन लेवल से पता चलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ रन लेवल, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बताएगा नंबर 5, नंबर 5, क्योंकि हमारा अभी रन लेवल जो है वो 5 है। तो बेसिकली जो रन लेवल्स होते हैं वो आपका 0 से लेके 6 तक होते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होते हैं। अब यहाँ पे 0 जो रन लेवल होता है, इसका मतलब होता है हॉल्ट। इसका मतलब होता है हॉल्ट कर देना या सिस्टम को बंद कर देना। इसका मतलब यही होता है। 0 रन लेवल का मतलब होता है हॉल्ट। उसी तरीके से 1 रन लेवल का मतलब होता है एक ऐसे मोड में लेके जाना सिस्टम को जो कि सिंगल यूजर मोड हो। अगर आपको सिंगल यूजर मोड में जाना है जहां पे कोई भी ग्राफिक्स ना हो एंड कोई भी नेटवर्किंग ना हो, तो आपको 1 रन लेवल में, जैसे अगर आप इनिट 1 करोगे ना, तो आप फिर भी बूट करोगे, बट वहां ना ग्राफिक्स होगा ना नेटवर्किंग होगी, वो आपका रन लेवल 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप रन लेवल 2 में जाओगे। अरे भाई क्या हुआ? हाँ, रन लेवल 2 में जाओगे तो ये सिंगल यूजर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें भी ग्राफिक्स एंड नेटवर्किंग नहीं होगा। ये मल्टी यूजर आप हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें सेम नो ग्राफिक्स, नो नेटवर्किंग। उसके बाद आती है थर्ड आपका रन लेवल।
अब थर्ड रन लेवल जो है ना गाइज, ये ओनली एंड ओनली नेटवर्किंग के लिए होता है, ओनली नेटवर्किंग के लिए, वही है नो ग्राफिक्स, नो ग्राफिक्स। उसी तरह का फोर्थ रन लेवल में जाओगे तो ये एक अनयूज्ड रन लेवल है, फ्यूचरिस्टिक, उसको एक तरह से रखा गया है कि हाँ आगे कुछ अगर यूज आएगा, कुछ कभी काम पड़ेगा तो उसको हम असाइन करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। पांचवा जो रन लेवल होता है ये होता है GUI प्लस नेटवर्किंग, जो हम करेंटली काम कर रहे हैं, जिसमें जिसमें आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलेगा और आपको नेटवर्किंग का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसका जो अभी हमें करंट हमारा जो है वो हमारा रन लेवल है। और ये जो होता है हमारा रीबूट का होता है 6 वाला। सिस्टम को आप जब भी आपका सिस्टम रिबूट करते हो रन लेवल 6 में जाता है, यानी जब भी आप इनिट 6 प्रेस करोगे आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा, ठीक है। इनिट 5 करोगे वापस से ग्राफिकल नेटवर्क या नेटवर्किंग जो है आपका नॉर्मल उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये रन लेवल्स आपके होते हैं, ठीक है। ये सिंपल से रन लेवल्स होते हैं बेसिकली। हम अगर चलते हैं vim/etc/init टैब, इनिट टैब इसमें आएंगे तो आपको इस वाली लोकेशन पे ETC के अंदर इनिट टैब लोकेशन में यहाँ पे रन लेवल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिसमें आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स देख सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे आप बेसिकली आप एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं एंड आप देख भी सकते हैं कि कौन सा रन लेवल क्या करता है, किस तरीके से करता है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये देखो 0 है, ये सिंगल मल्टी यूज़र फुल मल्टी यूज़र यूड ऐसे करके ये टोटल आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। अनयूज्ड है X11 का मतलब वही होता है जो ग्राफिकल यूज़र और ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। फुल मल्टी यूज़र का मतलब यही होता है कि सिंपली अब नेटवर्किंग तो रहेगा, मल्टी यूज़र पूरा यूज़ करो बट ग्राफिक्स नहीं रहेगा, ग्राफिक्स कोई किसी में नहीं रहता, बस आपके उसमें ही रहेगा, फिफ्थ वाले में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ID=5 ये डिफॉल्ट रन लेवल है। डिफॉल्ट रन लेवल अगर आप यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देते हैं मान लो, अच्छा इससे आपको समझ में आ रहा है कुछ एक चीज, इसमें आप किसी को परेशान कैसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है मुझे बताइए जरा। यहाँ पे आप किसी भी लिनक्स यूजर को परेशान कैसे कर सकते हो। बिल्कुल। क्या चेंज करके करोगे? नहीं 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 नहीं, X11 सपोर्ट होना चाहिए हार्दिक उसके लिए। X11 सपोर्ट यानी X11 विंडो जो होता है, अगर आपके सपोर्ट है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है तभी वो काम करेगा। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ही नहीं है तो कहां से सपोर्ट करेगा 5? वो फिर आपको आपको बूट वो आपको उसमें बूट तो करेगा बट स्टिल आपको ग्राफिक्स नहीं शो करेगा। हाँ, रन लेवल को चेंज कर दो। परेशान ऐसे कर सकते हो ना रन लेवल को। आप सोचो ना रन लेवल अगर मान ले हम लोग डिफॉल्ट रन लेवल को अगर हमने 6 कर दिया तो क्या होगा? बताओ। डिफॉल्ट रन लेवल 6 कर देंगे तो क्या होगा? आपका रन लेवल जो है, आपका जब भी सिस्टम बूट होगा ना आपका सिस्टम रीबूट होता जाएगा। आपका जब भी सिस्टम रीबूट होगा आपका सिस्टम रीबूट होगा। तो एक तरह से ये परेशान करने वाली बात है। अगर किसी को करना हो तो किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो बस उसका चुपचाप से डिफॉल्ट रन लेवल को 6 कर दो और मस्त रीबूट उसका उसको उसको 6 करके सेव करके बस छोड़ दो और उसको बोलो कि भाई ठीक है चलते हैं अब। जब बेचारा रीस्टार्ट करेगा, जब मतलब जब बूट करेगा तब वो रीस्टार्ट होगा। तो थोड़ा परेशान करने वाली चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये बात ही रन लेवल्स की, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे रेड हैट के अंदर में ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कवर की आज। इंपॉर्टेंट बेसिकली 2 टॉपिक्स ही थे रेड हैट का इंस्टॉलेशन में, कस्टम पार्टीशन करना। वहाँ पे आपको मैंने बताया SD के बारे में क्या होता है, जो आपने SD देखा यहाँ पे fdisk -cul, यहाँ पे जो आपने SD देखा /dev/sda, तो ये SCSI डिवाइसेस के लिए होता है। ए जो है पहला लेटर है, पहला जो हमारा डिवाइस है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, क्या एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक पेन ड्राइव लगा रहा हूँ अभी। चलो मैंने पेन ड्राइव एक लगाई, यहाँ पे कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। ओके करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टीशन को देखते हैं। यहाँ पे पार्टीशन हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे एक सेकेंड भाई, क्या दिक्कत है यार। अनेबल टू माउंट, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
यहाँ पे हमें NTFS 3G इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी होगा, बट ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये RHL 6 है ना, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे। लेटेस्ट RHL में आपको ये इशू नहीं आएगा, तो NTFS 3G उनसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी वो है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे FDisk-CUL मैंने किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला डिवाइस मेरा, हाँ ये आ तो गया यार, हद है यार। चलो आ गया यहाँ पे पहला डिवाइस जो है यहाँ पे SDA था ना आपका, SDA तो 42 GB, ये जो मेरा मेन डिस्क है। तो मैंने बोला था ना, ये SD SCSI डिवाइसेस के लिए होता है, और A पहला डिवाइस। उसी तरह दूसरा डिवाइस हमने ऐड किया तो क्या आया, SD-B आया। समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, क्या था वो B। फिर तीसरा डिवाइस ऐड करोगे, SD-C आएगा। एवरीवन गॉट व्हाट आई वांटेड टू से? अरे ये तो ऐसे ही फिक्स हो गया मोहित, अब ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, वो SDA और SD-B वाली चीज समझ में आई? सिंपल था ना? हाँ, नॉर्मल हो गया वो तो। नहीं, ये एक्चुअली जो अभी प्रॉब्लम आई थी, ये थोड़ा सा 6 के अंदर कुछ ज़्यादा इशू था इसको लेके। एक तरह से बग बोल सकते हो, स्टार्टिंग से है ये। तो वो कभी आता है, कभी नहीं आएगा, कभी जाएगा, कुछ भी ऐसे। रिबूट करोगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, इसको मोहित ही ठीक करेगा, हार्दिक तुम्हारा। मोहित मोहित ही तुम्हारे साथ करेगा, मोहित ठीक करेगा ना उसको। अरे इनिशियल टाइम पे ही कर्नल को ना, कर्नल जब तुम बूट करते हो तो वहां पे कर्नल कॉन्फ़िगरेशन जो आपका ग्रब मेन्यू आता है, वहां से ही तुम कमांड लाइन ले लोगे। कमांड लाइन लेके और वहां पे उस फाइल में जाके और वहां से तुम चेंज कर सकते हो सिंपली। ठीक है, कमांड लाइन में। कमांड लाइन में जा कमांड लाइन ले लोगे और तुम उसमें चले जाओगे। कमांड लाइन वाली चीज मैं बताऊंगा, पासवर्ड पासवर्ड जब रीसेट करने का बताऊंगा तब मैं बता दूंगा, उसको हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक पेनड्राइव, इसलिए पेनड्राइव मैंने लगाया, तो यहाँ पे SDB आ गया। ठीक है, मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। चलो, तो ये काम अपना हो गया। अब गाइज रेड हैट के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो हम बेसिकली करेंगे, हालांकि अच्छा एक चीज़ और है। अ, ये वाला चीज़ किसी को पता है क्या? ये आपको सामने पे एकदम ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, इसके बारे में किसी को आइडिया है क्या? बिल्कुल सब कुछ गायब, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये वापस से आ गया, किसी को आइडिया है? एनीवन? किसी ने मैसेज किया? यस, बताओ मोहित। एक सेकेंड रुको, बोलो बोलो। क्या क्या क्या? TTY लॉगिन, हाँ हाँ ठीक है। तो वो उसका, हाँ। हम्म 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 ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? हम्म, ठीक है, तो और कोई बताएगा भाई? और कोई बताएगा? कुछ तो बोलो भाई। हैं? नो सर, यस नहीं पता, बिल्कुल नहीं आइडिया। कि थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आइडिया है। सेल होता है? अच्छा अच्छा, TT। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा TT, अच्छा मोहित। TTY का मतलब क्या है बताओ पहले, बताओ इनको, मतलब TTY का क्या मतलब है? हम्म हम्म। अच्छा। हाँ यस बोलिए।
ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब, हाँ ठीक है, मतलब स्टैंड अलोन टीटीवाई का क्या यूज, मतलब क्या होता है, क्यों, मतलब क्यों हम, मतलब क्या उसका रीजन है, उसका क्या मतलब क्या है, समझा नहीं, ये समझाओ ना थोड़ा। उसका मतलब मैं समझना चाहता हूँ, टीटीवाई का मतलब क्या होता है। अच्छा, टीटीवाई का एक्चुअल अगर नॉर्मल बात करें तो टीटीवाई का मतलब नॉर्मली क्या होता है। टीटीवाई का ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, मोहित ने सही बोला, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स था नहीं। टीटीवाई का देखो, टीटीवाई का इन्वेंशन किया गया था सबसे पहले कि जिनको कोई मतलब कुछ सुनने की क्षमता जिनकी वो कम है, थोड़ा सा हियरिंग इश्यूज हैं, ठीक है ना, या ऐसे कुछ बोलने का इशू है, उनके लिए टीटीवाई का एक टीटीवाई नाम की कोई एक चीज़ थी जिसको हम बोलते थे टेली टाइपराइटर, ठीक है, उसको हम टेली टाइपराइटर बोलते थे। बट अभी के अगर हम लिनक्स की केस की बात करें तो टीटीवाई एक तरह का यू कैन से कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक वर्चुअल टाइपराइटर है, बस इतना समझ लो, एक तरह का यू कैन से वर्चुअल टाइपराइटर जो लिनक्स के लिए यूज में आता है, जो कि आपको किसी भी मोड से एक ऐसी लोकेशन पे लेके जाएगा जहां पे आप एक अपने इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर में सारा काम कर सकते हैं, एंड जो भी चीजें आप चाहते हैं वो रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, जो भी चीज आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही एक टीटीवाई का फॉर्म हो गया, या टीटीवाई यू कैन बोल दो। जैसे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे पिंकी चलाता हूँ, पिंकी कमांड आ गया, ठीक है। ये इसके कमांड के उसमें मत जाना, पिंकी कमांड ही है, ठीक है। इसको तुम और भी कमांड से विच कमांड भी चला दो, शायद इससे भी चल, नहीं नहीं, विच कमांड क्यों नहीं आ रहा भाई, नहीं नहीं विच नहीं ना यार, हु है ना, हाँ हु है अपना, पिंकी है, और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चलाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा TTY1, ठीक है। तो कौन सा है, रूट लॉगिन कौन है, TTY1, फिर एक PTS भी आ रहा है आपका, है ना। तो ये दो TTY1 जो आ रहा है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप एक तरह के TTY टर्मिनल में ही हैं, यू आर ऑलरेडी इन TTY टर्मिनल, मतलब आप टेली टाइपराइटर में ही हैं, आप भी हैं उसी में, आप भी टाइप कर रहे हैं, TTY ही है सब कुछ। लेकिन इस केस में जब आप TTY, जब आप दूसरे स्विच करते हैं ना, दूसरे TTYs वगैरह में, दूसरे तीसरे चौथे मल्टीपल TTYs में आप स्विच कर सकते हैं, TTY 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप कर सकते हैं, जनरली 7 तक आप कर सकते हैं, या 6 तक आप बोल सकते हैं, 6 तक मानो, 6 तक आप बोलो, टोटल 6 अगर मिला के देखे तो, इसको छोड़ दे तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं, अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम भी कर सकते हैं, और वहां पे अपना जो भी एग्जीक्यूशन वगैरह करना है वो आप सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी इनिट 5 में हैं तो आपको यहाँ GUI दिख रहा है, TTY जो नेक्स्ट आप लेके आएंगे वो आपका GUI नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इनिट का कंसेप्ट ही नहीं हो, वो एक अलग सेपरेट इन्वायरमेंट आपका बन के तैयार हो रहा है। तो जब सेपरेट इन्वायरमेंट बनकर तैयार हो तो वहां आपका GUI खत्म हो जाएगा, क्योंकि X11 सपोर्ट नहीं रहेगा, और वो आपका एक CLI मोड में एंटर कर जाएगा, जैसे कि। और इसको लॉन्च करने का तरीका होता है कंट्रोल ऑल्ट और F2 से आपका स्टार्ट होता है, F2 करेंगे तो आपका TTY जो है पहला आपका लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल कमांड लाइन आपका चल जाएगा, आपको जो भी, सॉरी, अरे यार, यहाँ लॉगिन करना है ना, तो मैं यहाँ लॉगिन कर देता हूँ, मैं आप सेम लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी, जो भी आप लॉगिन बनाए हैं आपने, जो यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड वगैरह जो भी आपने बनाया है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका TTY, ये आपका पहला जो आ गया वो हो गया, फिर कंट्रोल Alt F3 करेंगे तो आपका ये दूसरा हो जाएगा। मैं मान लो यहाँ पे TN वाली यूज़र से लॉगिन कर देता हूँ, मान लो, ठीक है ना। तो ये TN वाला जो यूज़र है वो चल गया, अरे भैया, ठीक है। तो ये आ गया, अब आपको स्विच करना है पहले वाले में, तो कंट्रोल ऑल्ट F2 कर दीजिए, तो ये पहले वाले में स्विच, कंट्रोल ऑल्ट F3 कर दीजिए, दूसरे वाले में स्विच, फिर से करना है कंट्रोल ऑल्ट F4 कर दीजिए, यहां पे आप आ गए रूट करके,
एंड यहाँ पे आपने लॉगिन कर दिया, हु एम आई, ठीक है, एंड आपने विच आपने कमांड डाल दिया, ये चल गया, मतलब ठीक है, विच डाल दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, जो भी है आ गया यहाँ पे। फिर ये आप स्विच करना है कंट्रोल अल्ट F2, कंट्रोल F3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि लेट सपोज हम अपने लैपटॉप पे हम चाहते हैं कि हम कोई काम भी कर रहे हैं और हम किसी को कोई हमें देख भी ना पाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें हम इस TTY में काम करना पसंद करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम, मान लो एक बहुत ही खुफिया प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ठीक है, मान लो इस खुफिया प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट आपको चाहिए कि नहीं, मुझे किसी को नहीं दिखाना है, तो क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट F1, कंट्रोल ऑल्ट F1 दबाइए और ग्राफिक्स में जाइए। अब वो सामने वाले को कुछ नहीं पता चले जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं ना, वो सारा कुछ छान मारेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। आपको वापस से रिज्यूम करना है, कंट्रोल ऑल्ट F2 एंड आप अपने खुफिया वर्क पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली बोलते हैं, बट टेक्निकली वही होता है TTY का कंसेप्ट, और आपको अभी बताया गया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। F1 पे आ जाते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ था नहीं ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा रेड हैट का कुछ स्टार्टिंग का कुछ मज़ेदार चीज़ हो गया। अभी रेड हैट के अंदर में गाइज हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बची हुई हैं अभी, जो हम करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। डिफरेंट टी वाइज में डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? देखो, TTY बनाया ही गया था, TTY जो है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन TTY को बनाया ही गया था कि जो स्टार्टिंग में जो टेली टाइप राइटिंग का काम हो रहा है, तो बनाया गया था कि इसको एज अ टाइप राइटर यूज करना है, माने ओनली फॉर टाइपिंग पर्पस, ओनली आप टाइप कीजिए, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, उसके लिए क्रिएट किया गया था। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये वहां पे मिलता है कि आप कमांड टाइप कीजिए, और उसी में ये ज्यादा आपके लिए बेसिकली यू कैन से कि मतलब बढ़िया चलेगा, बढ़िया काम करेगा, बढ़िया चीज करेगा, ठीक है, एंड आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना, तो आप ट्राई कीजिएगा, यस यू कैन ट्राई। देखो, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो, बट वो फिर होगा नहीं, पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है, पॉसिबल होगा नहीं। मोहित बताओ जरा, एक्सप्लेन करो थोड़ा माइक ऑन कर दिया मैंने। हम्म। 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 ये बताओ मुझे, ये यश ने बोला, ये नहीं, यश का क्वेश्चन तो बहुत करेक्ट था, मतलब यश का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोचने के, जैसे वो कुछ सोच रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है कि हम इसमें ग्राफिक्स डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। हम्म। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, लेकिन क्या बोल रहे हो यश, मेरे तो F2 में CLI है, हाँ, तो CLI तो होगा ना, CLI तो है ही। हाँ 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 हाँ। देखो सबसे पहली चीज देखो सबसे, हाँ, सबसे, हम्म। हम्म। ठीक है। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि जैसा कि आपने क्वेश्चन किया, यस क्वेश्चन वाज वैलिड, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं था। जैसा कि इसने बताया, बिल्कुल सही बोला कि आपका जो, देखो क्वेश्चन था वो तो सही, मैं मानता हूँ कि आपने कुछ सोचा कि हाँ इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। अगर आप चाहो अगर आप चाहो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, इफ़ यू वांट इवन, तब भी आप नहीं कर पाओगे, उसको नहीं हो पाएगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा। अभी मुझे जैसे मोहित, वो वाली लाइन क्या बोला तुमने, तुम्हारा जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है उसको रिपीट करो एक बार।
हाँ। हम्म। नहीं, F3 पे जाओगे तो नहीं होगी। और F1 F2 और F2 पे क्या क्या F2 पे चल रहा है? GUI। तो ये तो आपने एवरीथिंग डाला होगा तब ना हुआ तब हुआ होगा ना वो। नॉर्मली तो नहीं हुआ होगा शायद, मेरे ख्याल से। नॉर्मली मतलब, हाँ नॉर्मली नहीं होगा। हाँ। नॉर्मली नहीं होगा, मतलब सारा खेल क्या है, पैकेज का है, मतलब सॉफ्टवेयर का है। एक हम्म 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो नॉर्मली यही ठीक है, ठीक है। हाँ, यही बात है। नॉर्मली सारा गेम जो है पैकेज का है। जैसे आपने एवरीथिंग वाला किया हुआ है, एवरीथिंग का। हाँ, बहुत बड़ी होती है वो, टाइम लगता है काफ़ी एवरीथिंग वाला करेंगे तो। एवरीथिंग अगर करते हो यश, बाकी लोग भी सुन लीजिए, तो आपको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट, पैकेज सपोर्ट मिलता है, उसके कारण उसका जीयूआई चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका जो क्वेश्चन था यश, ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं, मिनिमल इंस्टॉलेशन, तो वो फिर वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। वो फिर आपको CLI में ही मिलेगा। बाकी वो तो TTY है। देखो, TTY का मतलब है आप कुछ भी उसमें डालो, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन बिकॉज वी आर विद अ मिनिमल इंस्टॉलेशन, तो वहाँ पे हम ये इंस्टॉलेशन का पार्ट, ये वाला काम हम GUI वाला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सटेंडेड इंस्टॉलेशन है या फिर एवरीथिंग वाला इंस्टॉल है, उसमें पैकेजेस सपोर्ट है। फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, एंड वहाँ पे आप इंस्टॉल कर पाओगे। यहाँ पे आप GUI में करो या जो भी जैसे भी करना है वैसे करो, आपका इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे ही है, GUI में कोई मतलब नहीं है। GUI ऑलरेडी आप एक यूज़ कर रहे हो, तो TTY को GUI में यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हालांकि हाँ, कुछ लोग को जरूरत पड़ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कन्फिग्रेशन कर सकते हो या एवरीथिंग वाला कर सकते हो, उसके लिए आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलो तो रेड हैट में आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या होता है गाइज, कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक पार्टीशंस हैं, कुछ स्वैप पार्टीशंस के बारे में भी हमें जानकारी लेनी है, कुछ सर्वर्स क्रिएशन, सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी लेनी है, सर्वर को कैसे क्रिएट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कुछ और सर्वर्स है कुछ अलग टाइप के, वो भी हम थोड़ा देखेंगे। एंड थोड़ा हम क्लाउड वाला जो पार्ट है, ट्राई करेंगे इसी में कवर कर देने का, ताकि AWS का हम सेपरेट कर पाए, ठीक है। फिर AWS में फिर अगर आएगा तो फिर थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, फिर AWS होगा, ये होगा, वो होगा, थोड़ा सा हो सकता है। तो विल ट्राई कि उसको लेके इसमें खत्म कर दें। अदरवाइज AWS तो खैर अपना है ही, उसको तो हम लेके चलेंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज, AWS से अगर क्लाउड में कराऊंगा उसके पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। आप लोग आज ही या कल तक, जब भी आप चाहें, AWS का अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आप नॉर्मली AWS का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो 12 महीने का आपको फ्री टियर का अकाउंट एक मिलेगा, ठीक है। ये बात सबको पता है ना? 12 मंथ्स का फ्री टियर अकाउंट मिलता है AWS का। पता है आप सबको? इसको किसी को नहीं भी पता है? हाँ, ठीक है। AWS पे आप अकाउंट बनाएंगे तो 12 मंथ्स का फ्री टियर का अकाउंट मिलता है, जिसमें आपको कुछ सर्विसेज, कुछ लिमिटेशंस के साथ फ्री मिलती हैं, ठीक है। आप उतना ही कर लीजिएगा, उतने में भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाएंगी वो आप सामने देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। मोस्टली आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वो कर लीजिएगा, हमसे अकाउंट बना लीजिएगा। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यानी कि जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है वो आपका वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देखिएगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल्ड हो आपके कार्ड पे। 2 रुपये डिडक्ट होंगे आपके, रिफंडेबल होते हैं वो 2 रुपये, वापस भी आ जाते हैं आपके कार्ड पे। तो लेकिन कोशिश कीजिएगा वैसा कार्ड यूज़ करने का जिसमें आपके ज़्यादा पैसे ना होते हो, ठीक है। कि बाई चांस कभी कुछ ऐसा कुछ आपने यूज़ कर लिया, बिल आ गया ज़्यादा, तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ दिखा नहीं रहा स्क्रीन पे कि आपको स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन पे कुछ दिखा नहीं रहा मैं। स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दिया जानबूझ के, ठीक है। कुछ शो नहीं हो रहा है। तो आप AWS का बना लीजिएगा अकाउंट। AWS के अकाउंट बनाने में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्रिएट करने में, तो मोहित, यश, हार्दिक, ये लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता होगी AWS के बारे में, शायद अकाउंट क्रिएट करना तो पता ही होगा इन लोगों को। तो इनसे थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे बनता है, बहुत सिंपल तरीका है, बता देंगे आपको। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत RDP बनाइए, बताओ, उसने इंस्टेंस भी बना रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये लोग हेल्प कर देंगे।
और बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग वाला पार्ट हम उस पर कवर अप कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल रेड हैट को खत्म करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, यश जी बताइए, बताइए यश बोलिए। हाँ हाँ, उसका भी तरीका है। नहीं नहीं, उसका भी तरीका है, बाईपास तरीका है। तो वो वाला काम भी कर सकते हो, अदरवाइज लोकल रिपोजिटरी बना सकते हो, ठीक है। वो आपको सचिन बता देगा कौन सा क्रिएट करना है, अब वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, मतलब उसको कौन सा क्रिएट करवाना है वो तो खुद ही बताएगा। लेकिन उसमें भी तुम दोनों काम कर सकते हो, लोकल भी बना सकते हो और डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो। वही है कि ये RHEL 6 है, इसलिए हमने लोकल वाला काम किया। उसमें देख लो, जो भी बताएगा वो कर लेना आप, ठीक है। हाँ, लोकल भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको रिमोट भी करना है, वो भी अगर आपको बताया जा रहा है, फिर भी आप लोकल कर सकते हो, अगर आपको करनी है तो। उसमें सारे पैकेजेस बस होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो चलो फिलहाल के लिए इतना इतना रहने देते हैं, एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। मोस्टली आपका